अच्छा, टैक्सेशन का जो केफ टू, इसका सिलेबस का जो है वो कंपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 1 पे देखिएगा, हैंड आउट के पेज नंबर 1 पर देखिएगा। सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, यानी कि जो है वो सिलेबस बेसिकली जो है वो आपकी टारगेट है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। सबसे पहले यही चीज देखनी चाहिए कि हमें क्या कवर करना है। जब जो है वो इंशाल्लाह आप जाने लगेंगे अपना कोर्स मुकम्मल करके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अपनी मंजिल की इब्तदा कहाँ से की थी। तो बेसिकली हमारे लिए, आपके लिए जो है वो एक दर्जा रखता है, इसी के ऊपर हमें जो है वो रास्ते पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि सिलेबस जो है वो 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो प्योरली थ्योरी का है, दूसरा जो इनकम टैक्स लॉ का है, तीसरा कंपोनेंट जो है वो सेल टैक्स लॉ का है। जो पहला एरिया है जिसको 5 से 10 नंबर का मार्क किया जाता है, उसमें 4 चीजें पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव और टैक्स लॉज क्या होते हैं, सिस्टम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, और एथिक्स क्या है। बताइए ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या जानते हैं? लॉ से क्या होता है, यानी इनकम टैक्स लॉ से क्या, या सेल टैक्स लॉ से गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है? ये रेवेन्यू, बिल्कुल सीधी सी बात है। मतलब हमारे मुल्क में जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, वो टैक्सेस के अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ तरीकों से जिंदगी में सोचा कि हम यहाँ से रेवेन्यू कमा लें, वहां से रेवेन्यू कमा लें। स्टील मिल खोल दिया, पीआईए जो है वो शुरू कर दिया, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो है वो काम शुरू किया। मगर ये कि बहरहाल कहीं पे भी कामयाबी नहीं हुई, जो भी काम किए सारे नुकसानात में ही रहे। मुल्क चलने का जो दारोमदार इस वक्त है, वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो इदारा है जो टैक्सेशन लॉ का निगरान है। पाकिस्तान में जो टैक्सेशन लॉज हैं, उनकी निगरानी कौन करता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करती है। वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, वो बेसिकली आपके लिए और हमारे लिए पढ़ाई के अंदर हमारा बॉस है। यानी एवरी टाइम जो है वो वी विल बी डिस्कसिंग कि ये हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें जो है वो फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। तो ये हमें निगरानी किसकी जो है वो सुपर्द किया गया है? ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर में हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द ओनली एरिया, या ओनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन द गवर्नमेंट, जो कि विच इज मेकिंग मनी फॉर द गवर्नमेंट टू गो विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। आपको ये मालूम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्सेस की मद में इनकम अर्न कर रही है वो कितनी है? साल के दौरान में कितने पैसे अर्न करते हैं जिससे आपका मुल्क चल रहा है? नहीं मालूम? ये है 7,500 अरब रुपए, 7,500 बिलियन रुपीज। 7,300 बिलियन रुपीज के ऊपर साल पे शुरू किया था। फिर साल के जो है वो दौरान में अभी रिसेंटली जो है वो हमारे ऊपर कुछ जो है वो फ्लड के खर्चे, यानी जो सैलाब आया था, मिला जुला के उसके ऊपर फिर इन्होंने दोबारा से टारगेट सेट किया है कि 7,600 अरब रुपए हम आवाम से इकट्ठा करेंगे टैक्सेस की मद में। और अगर आप इसको जो है वो 365 के अंदर डिवाइड कर दें, तो रफली 20 अरब रुपए रोज के इकट्ठे होते हैं टैक्सेस की मद में। किसके पास? बीआर के पास। और जिन बीबी ने कहा कि रेवेन्यू अर्न करना, तो ये रेवेन्यू बहरहाल कितना है? 7,500 अरब रुपए सालाना, और जो है वो रोज का 20 अरब रुपए। ये मकसद है टैक्सेशन के लॉस का। बहरहाल फिर इसके अलावा आपकी पढ़ाई के अंदर हम दूसरी भी बातें बता रहे होते हैं कि भाई इसके दूसरे मकासद और भी होते हैं, मगर इसका मेन मकसद जो है वो रेवेन्यू अर्न करना है। मगर दूसरे मकासद में, जैसे किताबों में लिखा होता है, वो पता नहीं किस हद तक उसको जो है वो जिंदगी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कि इससे इक्वलिटी आती है। इक्वलिटी ये आती है कि आप देखेंगे कि आप लोग तो कोई टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि आप तो इस वक्त जो है वो खर्च कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे। मैं टैक्स देता हूं क्योंकि मैं अर्न कर रहा हूं। इस क्लास में हम लोग जो है वो, आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं, सीखते हैं ना? यानी मैं भी सीख रहा हूं, और जो है वो बहरहाल आप भी सीख रहे हैं। मगर आप पैसे दे के सीख रहे हैं और मैं पैसे लेके सीख रहा हूं, फर्क है ना? तो आप लोगों को क्लास में बैठने के ऊपर कोई कम से कम टैक्स नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट इनकरिंग द एक्सपेंसेस। मगर इस क्लास के अंदर आने के ऊपर, मुझे जो है आपके सामने खड़े होने के ऊपर, जो भी अल्लाह ने मेरा रोजगार लिखा हुआ है उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज आई एम अर्निंग इन द क्लास। तो वेन एवर देर विल बी द अर्निंग्स, तो देर विल बी द टैक्स। द पीपल हु आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, दे आर नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। What will be the ultimate consequence of the situation? मेरी जो मलाई मुझे मिल रही है, मलाई मतलब अर्निंग्स मुझे मिल रही है, उसके ऊपर मैं टैक्स दे देता हूं। नतीजतन जो है वो टैक्स लेने के बाद मैं कुछ हद तक आपके और क्लोज हो जाता हूं।
यानी मेरी अर्निंग में से कुछ गवर्नमेंट कट ले लेती है और बाद तो बहुत बड़े बड़े कट ले लेती है टैक्सेस की मद में। नतीजतन क्या होता है कि माशरे में या भारत दुनिया में ये निजाम कायम होने लगता है कि इक्वलिटी आ जाती है। इक्वलिटी, ये इक्वलिटी बहुत बड़ा जो है वो किसी भी माशरे को चलाने के लिए जो है वो जरूरी होता है। इक्वलिटी आपको मालूम है कि अगर हमारे मुल्क में ये चिपटी हो रही होती है तो इसकी वजह ये कि हमारे यहाँ पे इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है। चंद लोगों के पास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सरमाया और दौलत और सारे अंबार लगे हुए हैं और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है कि अगर हम साइकिल को भी सवारी में मान लें तो पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन के पास सवारी है? साइकिल बहरहाल अजीब सी सवारी है, मगर साइकिल को भी अगर हम सवारी में मान लें तो कितने लोगों के पास जो है वो सवारी है? पता है आपको? सिर्फ 8% लोगों के पास। गाड़ियां, रिक्शे, टैक्सी, साइकिल, ये सब जो है वो सवारियों में मान लें तो सिर्फ 8% लोगों के पास हमारे पास जो है वो सवारी है। बाकी 92% के पास सवारी ही नहीं है। हम ये जो है वो सोच लें कि भाई जो है वो सवारी के अंदर साइकिल भी शामिल, तो सिर्फ जो है वो 8% लोग जो है वो साइकिल और ये बहरहाल दूसरी सवारियों पे सफर कर रहे हैं, बाकी तो खाली पैदल पैदल ही चल रहे हैं। तो फिर ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि यहाँ पे ऐसा मामला हो? यहाँ पे तो हमेशा यही रहेगा कि आप कहीं निहारी खाने जाएं, कहीं हलीम खाने जाएं, कहीं मैकडोनल्ड पे जाए, बाहर निकलेंगे तो इतने सारे लोग खड़े होते हैं कि आप उनको कुछ दे देंगे। इवन यहाँ पे तारिक रोड का जो सिग्नल है, यहाँ पे अगर आप गाड़ी में आ रहे हो तो 8-8, 9-9, 10-10 लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। वो इस्तकबाल के लिए आपको वेलकम नहीं कहने के लिए कर रहे होते हैं, वो बेसिकली जो है वो आपसे जो है वो एक कंडीशनल एग्रीमेंट करते हैं कि हमारी कुछ मदद करो तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। एग्रीमेंट होता है ना, वरना नहीं करते दुआ। वो कहते हैं मुझे कुछ दोगे तो ही दुआ करेंगे, और किसी को आपने जरा झरक के बोल दिया तो फिर आपको बदवाएं भी देना शुरू कर देता है। तो they are claiming this their right because of the reason there is the inequality in the country, because of the reason गवर्नमेंट जो है वो ख्याल नहीं रख रही है इन चीजों के ऊपर कि सब लोगों का बराबर दर्जा होना चाहिए। आप वहां पे यूएसए चले जाइए, यूके चले जाइए, बहुत सारे लोगों के पास जो है वो घर है, मगर वो घर जिन लोगों के पास है वो तादाद में ओवरऑल कम्युनिटी के पास बहुत कम है। नतीजतन ये निकलता है कि वहां पे इतनी ज्यादा जो है वो डिस्पेरेशन नहीं है, यानी कि डिस्पेरिटी नहीं है कि लोग ये नहीं कहते कि यार मेरे पास घर नहीं है उसके पास घर है। बहुत सारे लोगों के पास घर है मगर फिर भी वो ओवरऑल तादाद का बहुत पोर्शन कम है। मगर हमारे पास जो है वो बहरहाल एक बहुत बड़ी आबादी है, और इस बहुत बड़ी आबादी के अंदर जो है वो एक अजीब से जो है वो एक सेंसस डेवलप हो रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चाहत का और मोहब्बत का इजहार करने को मिल रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है बेसिक नेसेसिटी से भी दूर हैं। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। इक्वलिटी को माशरे में लाना हो, इनइक्वलिटी को खत्म करना हो तो टैक्सेस का निजाम अच्छे तरीके से राइज करना चाहिए। ये दो मकासद होते हैं टैक्सेस के। एक तो आप लोगों को जहन में सबसे पहले आ गया कि भाई जो है वो रेवेन्यू अर्न करना, दूसरा क्या आ गया? इक्वलिटी लाना। इक्वलिटी कैसे लाते हैं? जिनके ज्यादा टैक्सेस उनके पास ज्यादा ज्यादा इनकम, उनके ज्यादा टैक्सेस, नतीजतन जो रेजिडियो इनके पास बचता है वो कम हो जाता है। नतीजतन क्या होता है कि सबके पास अगर जो है वो बराबर की जो वो मिल्कियत जो है वो महफूज होनी शुरू हो जाए तो कुछ सालों, सदियों के बाद माशरे में इक्वलिटी का एक निजाम राइज होना शुरू हो जाता है। सही है, दो मकसद हो गए क्या? रेवेन्यू और इक्वलिटी। अच्छा, दूसरी बात, सिस्टम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपने इकोनॉमिक्स में अपनी बात पढ़ी होगी कि टैक्सेशन दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो कि आदमी अपनी जेब से दे रहा होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो आप किसी से इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे रहे होते हो। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ये होता है कि मेरी इनकम है मैं टैक्स दूंगा। और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल सेल टैक्स। सेल टैक्स में ये होता है कि सेलर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता तो है मगर वो आपको जो सेल कर रहा होता है इसकी प्राइस के अंदर बिल्ट इन कर देता है। तो इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। दुनिया में भी यही होता है, पाकिस्तान में भी यही होता है कि दो टाइप के जो है वो सिस्टम है। नंबर वन डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको मालूम है आप इनकम टैक्स की किताब मेरे साथ पढ़ोगे तो इसका कौन सा जो है वो किताब का नाम क्या है? यानी कौन से लॉ से आप पढ़ोगे इनकम टैक्स मेरे साथ? इसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। तो आपको क्या लगता है ये कब पैदा हुआ होगा ये कानून? इसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। 2001, 2001। इसकी पैदाइश कब हुई होगी? 2001 में। पाकिस्तान कब बना है? 1947 में। तो इससे पहले इनकम टैक्स कैसे लिया जाता होगा? तो कुछ और किताबें होंगी। हम्म और किताबें होंगी, मानते हैं ना?
तो सबसे पहले जो है वो हमारे मुल्क में इनकम टैक्स का जो कानून था वो कायदे आज़म ने वही एडोप्ट कर लिया था जो बड़े सगीर में था। उसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1922। क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1922। फिर इसके बाद जो है वो ये कानून चलता रहा, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद भी सालों साल तक चलता रहा। फिर 1979 में एक दूसरा ऑर्डिनेंस आया, उसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। फिर अभी आपके पास कौन सा पहुंचा हुआ है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स। नंबर वन, इनकम टैक्स एक्ट 1922। दूसरा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। तीसरा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये तीनों को जो है वो जोड़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान। इसी तरीके से आपके सिलेबस का जो दूसरा एरिया है सेल टैक्स, उसके अंदर अगर हम कहानी पढ़ें तो उसके अंदर ये है कि सेल टैक्स तो एजादी पाकिस्तान में हुआ है, बड़े सगीर में नहीं था। 1951 में पहली दफा सेल टैक्स आया जिसका नाम था सेल टैक्स एक्ट 1951। क्या था? सेल टैक्स एक्ट 1951। अब ये 1990 से चल रहा है, इसका नाम है सेल टैक्स एक्ट 1990। क्या है? सेल टैक्स एक्ट 1990। तो इनकम टैक्स की कितनी किताबें आई हैं? तीन। सेल टैक्स की कितनी आई हैं? दो। इनकम टैक्स कौन सा कानून है? डायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स कौन सा कानून है? इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सिस्टम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सिस्टम का मतलब क्या कि आज जो आपके पास किताब पहुंची हुई है वो कितनी जो है वो किताबों को पार करके पहुंची हुई है। तो इनकम टैक्स की जो किताब है वो तीसरी है, सेल टैक्स की जो किताब है दूसरी है। अभी के दिन, आज के दिन जो आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से, और सेल टैक्स एक्ट 1990 से। इनकम टैक्स कौन सा जो है वो लो है? डायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स कौन सा लो है? इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं नहीं नहीं, आइन। पाकिस्तान में जो मदर लॉ है, मदर लॉ मतलब ये कि जितने भी कानून मुल्क में बनेंगे वो सारे के सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी रहनुमाई लेंगे। जब पाकिस्तान बना था तो किसी ने कायदे आजम को कहा, तो आपको मिल जाएगा ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री में जो मैं कहने जा रहा हूँ, किसी ने कायदे आजम को कहा था कि भाई जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? दुनिया में हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? उन्होंने कहा कि भाई हमने तो मजहब के नाम पे मुल्क को हासिल किया है, तो जो कुरान और सुन्नत है बस वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान पढ़िए और हदीस पढ़िए, उसकी बेस पे जो है वो अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर दीजिए। अब इसी की बेस पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बना 1947 में। फिर कायदे आजम चले गए 1948 के अंदर जो है वो दुनिया से। फिर इसके बाद जो है वो 1956 में पहली दफा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। एक मरतबा जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और जिसकी बातें कर रहे हैं, दिस वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पहली दफा बना था 1956 में। तो 1956 में पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर इसके बाद जो है वो 1973 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 62 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी 56 वाले की। फिर इसके बाद जो है वो जो आज के दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो वो कौन सा है? 1973। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मदर लॉ है फॉर एवरी लॉ इन पाकिस्तान। चाहे इनकम टैक्स का लॉ बने, चाहे जो है वो सेल टैक्स का लॉ बने, या जो वो लॉ जो कि आपके सिलेबस में नहीं भी हैं वो भी लॉ बनेंगे, तो दे विल ऑल ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अग्री? तो इस वक्त कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अच्छा, अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर 1973 के अंदर दो बातें की गई हैं हमारे सिलेबस के अंदर, सिलेबस के मुकाबले बारे में। वो ये बात की गई है कि पाकिस्तान में जो कानून साजी का इख्तियार है, कोई भी कानून बनेगा, चाहे इनकम टैक्स का लॉ बने, चाहे जो है वो कंपनी लॉ बने, चाहे जो है वो लेबर लॉ बने, टूरिज्म से मुतालिक लॉ बने, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट? हमारे मुल्क में तीन गवर्नमेंट है, फेडरल है, प्रोविंशियल है, और एक है लोकल गवर्नमेंट, जिसके रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे, जिसमें अभी मसला ये चल रहा है कि कौन जो है वो जीता कौन हारा, है ना, वो हाफिज नहीं बुरहमान वाले। ठीक है ना? तो ये तीन गवर्नमेंट है। कौन कौन सी? फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल। मगर ये कि कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ दो लोगों के पास है। किन दो लोगों के पास? फेडरल के पास है, प्रोविंशियल के पास है। ये कैसे पता चलता है कि कौन सा फेडरल के पास है, कौन सा प्रोविंशियल के पास है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है?
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स लॉ और सेल टैक्स लॉ जो दोनों आपके सिलेबस के हैं, कौन कौन सा इनकम टैक्स लॉ का नाम क्या बताया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसको हम अपनी पढ़ाई के लिए कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को आईटीओ 2001, और सेल टैक्स को हम कहते हैं एसटीए, सेल टैक्स एक्ट 1990। ये दोनों जो हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लॉज है। क्या है ये? फेडरल लेजिस्लेटिव लॉज। फेडरल लेजिस्लेटिव लॉज का मतलब क्या? फेडरल गवर्नमेंट हैज मेड द लॉ। फेडरल गवर्नमेंट हैज मेड द लॉ। एंड व्हाट इज द फेडरल गवर्नमेंट? व्हाट इज द फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है कानून बनाने के हवाले से? हर थोड़े अरसे के बाद हमारे मुल्क में अजीब सा एक मामला होता है कि असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, मालूम है ना? जिसको हम क्या दौर कहते हैं? जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, तहलील हो जाती हैं, तो उस वक्त फिर एक और जो है वो निजाम आ जाता है मुल्क में, उसको क्या कहते हैं? इसको मार्शल लॉ कहते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती है, उसको मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ। ठीक है ना? मतलब दो तरीके होते हैं, या तो असेंबली डिसॉल्व होके जैसे आप कह रहे हो, वो तो बेसिकली ट्रू सेंस में डिसोल्यूशन नहीं होती है, अपनी टर्म खत्म की, नए इलेक्शन होने, दरमियान टेकर गवर्नमेंट आती है। एक वो है कि असेंबली को बाहर निकाल दिया, आप गलत काम कर रहे हो, और गलत काम करने के ऊपर एक आमिर जिसको हम कहते हैं फौजी जो है वो डिक्टेटर बैठ जाता है, उसको कहते हैं मार्शल लॉ। ठीक है ना? सबसे आखिरी में मार्शल लॉ कब आया था हमारे मुल्क में? 2000 में आया था। जनरल परवेज मुशर्रफ लाए थे। किस लिए लाए थे? नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया था, उस वक्त मुल्क में बहुत सारे हैजान क्रिएट हो गए थे। मुल्क में जो है वो आज भी जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, इससे भी बुरे हालात हो गए थे मुल्क में। सैंक्शंस लग गए थे, दुनिया में कोई हमसे ट्रेड करने को तैयार नहीं था, वगैरह वगैरह। तो उन हालात को जो है वो सही रुख पे लाने के लिए एक आर्मी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था, तो उसको कहते हैं मार्शल लॉ। तो अगर मार्शल लॉ मुल्क में लगा हुआ हो, उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? और अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप समझते हैं, जो इलेक्शन में जीत के आते हैं, तो इस वक्त अगर मार्शल लॉ लगा हुआ हो तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की अगर गवर्नमेंट चल रही हो तो उस वक्त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कितने होते हैं? नेशनल असेंबली, बिल्कुल सही, सेनेट, एंड देन, समझ गए? हु विल मेक द लॉ? फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी? फेडरल गवर्नमेंट कौन से कानून बनाती है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन से कानून बनाती है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में दो कानून है, इनकम टैक्स लॉ और सेल टैक्स लॉ। ये दोनों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, तो दोनों किस लिस्ट में आ रहे हैं? फेडरल लेजिस्लेटिव लॉज में आ रहे हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लॉ का मतलब ये कि फेडरल गवर्नमेंट। इसके ऊपर दूसरा सवाल क्रिएट हुआ कि हु इज द फेडरल गवर्नमेंट? द फेडरल गवर्नमेंट इज डिपेंड्स अपॉन द सर्क्यूमेस्टेंसेस। मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है कि मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ? अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो हु इज द फेडरल गवर्नमेंट? प्रेसिडेंट। उस वक्त जो है वो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बाहर होती हैं, बाहर मतलब निजाम से बाहर होती हैं, इंतजार कर रही होती है कि कब ये फौजी जाएगा तो हमारी बारी आएगी। और जब जो है वो फौजी चला जाता है और इसके बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोग जीत के आते हैं, तो फिर उसको क्या कहा जाता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। नेशनल असेंबली होता है, सेनेट होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसे स्क्रिप्ट है ना, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, और प्रेसिडेंट है। तो इन तीनों का मजमुआ मिला के क्या कहलाते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये भी कानून बनाते हैं, ये भी कानून बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्क्यूमेस्टेंसेस। अच्छा, इसका नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसका नाम सेल टैक्स एक्ट है। वजह, इसके आगे ए लिखा हुआ है, इसके आगे ओ लिखा हुआ है। हाँ,
नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या स्पेशल ऑर्डिनेंस से पास हुआ है? नहीं, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका नाम ऑर्डिनेंस क्यों है? बिल्कुल सही। मार्शल लॉ में जो लॉ बनता है, जिसने बताया, आपने बताया था। हाँ बिल्कुल सही बताया। इसमें जो लॉ बनेगा इसका टाइटल होगा, विल बी टाइटल एज ऑर्डिनेंस। और इसमें जो लॉ बनेगा उसका टाइटल क्या होगा? लॉ विल बी टाइटल्ड एज एक्ट। आप समझ गए? अब आज के दिन आपको पहचान रखनी हो कि कौन सा कानून जो है वो कौन से दौर में बना है, तो आप पहचान सकते हैं। यानी सेल्टेस एक्ट जो है वो कौन से दौर में बना है? 1990 में। 1990 में आप तो जो है वो बहरहाल उस वक्त शायद पैदा नहीं हुए होगे, या बहरहाल पैदा हुए होगे तो बहुत छोटे होगे। मगर आपके वालिदैन को आप पूछिएगा तो वो बताएंगे 1990 में बेनजीर की गवर्नमेंट थी। बेनजीर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी, और उस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट मिलके कानून बनाया। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था परवेज मुशर्रफ कब आए थे? 2000 में, और 2007 तक रहे थे। सही है। उस दौरान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना है। तो उस वक्त तो पार्लियामेंट थी नहीं, तो फिर किस नाम से लॉ आएगा? ऑर्डिनेंस के नाम से आएगा। सही है। तो वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ओवर द मैटर के भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं आपके टेक्स्ट के सिलेबस के लिए? यानी कोई आपको एग्जाम में पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्या है आपके एग्जाम के लिए, आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में जाके ये देखना चाहिए कि कौन सा कानून कौन सी लेजिस्लेशन के अंदर आता है। लेजिस्लेशन का मतलब ये कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर आता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर आता है। पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ, फेडरल लेजिस्लेटिव लॉज कौन से होते हैं? जिसमें फेडरल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। दूसरी जो है वो कौन सी लिस्ट बनाई? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो उसके अंदर जो वो मैंने क्या बताया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो लॉ बनते हैं वो कौन बनाती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है। हमारे सिलेबस के लिए इस वक्त जो दोनों लॉज हैं वो कौन से लॉ के लिस्ट के अंदर आ रहे हैं? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो लॉ आते हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने जब इसको बनाया, तो कोई पूछेगा कि फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ क्या है, तो आप बोलेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन के सर्कमस्टेंसेस क्या है। मार्शल लॉ चल रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर से गवर्नमेंट चल रही है। मार्शल लॉ के अंदर जो है वो क्या होता है? प्रेसिडेंट बस बना देता है कानून। इसमें क्या होता है? इन दोनों ने मिलकर इसको बनाना है। डन। आप इसको एक मतलब सुन लीजिए, सोच लीजिए, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। चाहे तो लिखना, चाहे तो लिख ले, मैं आपको दोबारा पूछता हूं। इसको इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने आपको कहा है। देख लीजिए इसको एक मरतबा। इसको देखेंगे तो आप जवाब दे सकेंगे। आप पिक्चर लेना चाहो ले लो। मतलब पिक्चर आप ले तो लेते ही हो, आपने ली भी, तो इससे क्या करोगे फिर आप? घर पे जाके लिखोगे ना? अच्छा, लिखने की आदत आपको जरूरी है। मतलब आपको पता है कि मैंने कितने साल टीचिंग की है? मैंने 27, दिस इज माई 27 ईयर। अच्छा, आपको ये मालूम है कि मेरे शागिर्द कितने हो गए? अल्लाह का शुक्र है। आईकेप में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उसमें एटलीस्ट जो है वो 1/3 जो है वो मेरे शागिर्द हैं। आईकेप के जितने मेंबर्स हैं ना, 9,500 है, उसमें 1/3 जो है वो मेरे शागिर्द हैं। अब इनसे ही पूछ पूछ के मैं आपको एक विरसा पास ऑन करता हूं। वो ये पूछ के बताता हूं कि देखिए, सीए में कोई इसलिए नहीं आता कि सोचता है कि यार देखें फेल होकर क्या मजा आता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे किसी के सामने सांप आ जाए, तो सांप आने के ऊपर वो क्या करता है? भागता है ना। बहुत कम कोई जिंदगी में आपको मिलेगा कि वो सांप जो है वो छोटी सी एक जबान निकालता है, ऐसे हिलाता है, टिक 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 ऐसे हिलाता है, तो कोई इसको मैं हाथ लगा के देखो क्या हो रहा है। उसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। तो वो बहरहाल जो है वो कोई भी ऐसा तजुर्बा नहीं करता। तो सीए भी ऐसा ही मामला है कि कोई इसमें आता है तो सीरियस होके ही आता है। वो इस तरीके से नहीं करता कि ये सांप क्या कर रहा है, इसको जरा हाथ लगा के तो देखो, वो भागता है। इसी तरीके से जिसको सीए नहीं करना होता वो दूर से ही भाग जाता है, वो यहाँ पे नहीं बैठा होता। तो जो यहाँ पे बैठ गया वो सीरियस आदमी है। मतलब अब ये सीरियस आदमी जो है, ये बहरहाल जो है वो फेल क्यों हो रहा होता है? मेजोरिटी आईकेप में फेल हो,
8%, 17%, 16% रिजल्ट आता है फाइनल लेवल का, और आपके केफ लेवल का 30%, 28%, 27% रिजल्ट आता है। मेजोरिटी फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? वो इस वजह से फेल हो रही है कि उनका राइटिंग पावर नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअली माशाल्लाह आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपकी क्लासेस विलासेस का सिस्टम, आई कैप का सिलेबस, ये सारी चीजें ऐसी है कि आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर देते हो, मगर वो प्रेशर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एग्जाम का जो प्रेशर होता है, पेपर होता है मुश्किल, और दूसरी बात ये कि आपके पास राइटिंग पावर नहीं होता है। यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर अनलेस यू हैव प्रैक्टिस इन द क्लासेस, कि वो राइटिंग पावर आप अपना डेवलप कर लो। मैं ये नहीं कहता कि क्लास में ही लिखते रहो, घर पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, राइटिंग पावर आपको डेवलप करना पड़ेगा। हम इस वक्त जो है वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर से गुजर रहे हैं, यानी हम जिस दुनिया से गुजर रहे हैं उसमें डिजिटल जो है वो वर्ल्ड ये कहला रहा है। इसके अंदर जो है वो सूरत हाल ये कि स्क्रीन का दौर है, स्क्रीन के ऊपर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये कि आई कैप के अंदर बहरहाल स्क्रीन की अभी अमल दखल नहीं हुआ है, वहां पे अभी तक ये बोर्ड चल रहा है और अभी तक जो है वो लिखाई चल रही है। तो अगर आप अपने आप को इस पैटर्न पे नहीं लाएंगे, लिखने वाले पैटर्न के ऊपर, चाहे क्लास में लिखें चाहे घर पे लिखें, तो खुदा न खास्ता जो माजी में लोगों को नुकसान हुआ है वो कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। तो बी केयरफुल, आपको अपना राइटिंग पावर डेवलप करना होगा, और फिर इसके ऊपर जो है वो आपको ये भी करना होगा कि वो राइटिंग पावर जो है एक मैनेजेबल टाइम के अंदर हो जाए। मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं यार अभी थोड़ा सा और टाइम मिलता तो मैं कर लेता, तो वो थोड़ा सा टाइम नहीं चलेगा। आपको जो है वो राइटिंग पावर भी होना चाहिए, यानी सोचों को कागज में लाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और दूसरी बात ये कि वो 3 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाए, ये भी बहरहाल बहुत बड़ा काम है। तो दोनों चीजें करनी है, राइटिंग पावर भी डेवलप करना है और राइटिंग स्पीड भी डेवलप करनी है। समझ गए? अब पूछूं आपसे सवाल। मुल्क में अगर, ये मैं तीसरे एरिया के ऊपर हूं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मुल्क में अगर कोई कानून बना, तो वो कानून बनाने के लिए दो में से एक अथॉरिटी इस्तेमाल हो रही होगी। कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट? जो तीसरी गवर्नमेंट है उसके पास इख्तियारात नहीं है कानून बनाने के। कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना रही होती है, तो ये नहीं होता है कि वो बार बार सोच रहे होते हैं कि हम ये कानून बना लें और नहीं बना लें। इसकी ऑलरेडी लिस्ट लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। हमारे सिलेबस के अंदर दो कानून है। कौन कौन से? इनकम टैक्स लॉ और सेल टैक्स लॉ। इन दोनों कानून को बनाने की जिम्मेदारी किसके जिम्मे है? फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे है। फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे है, तो इसको आप एग्जामिनर को बताओगे कि दीज लॉज हैव बीन डिजाइन, हैव बीन articulated on the basis of power in the फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट या फेडरल लेजिस्लेटिव लॉ की बेसिस पे ये बने हैं। डन। अब फेडरल लेजिस्लेटिव लॉ में जो भी बनते हैं कानून, उसके अंदर जिम्मेदारी किसकी है? फेडरल गवर्नमेंट की। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? डिपेंड करता है कि मुल्क में सर्क्यूमेंसेंसेस क्या चल रहे हैं। नंबर वन, दो सर्क्यूमेंसेंसेस होते हैं, या तो मार्शल लॉ है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का दौर है। इसको कहते हैं नेशनल असेंबली सेशन में है, इसको कहते हैं नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है। यानी कि इनको ऐसे अल्फाजों से नहीं पुकारते कि मार्शल लॉ है या बहरहाल जो है वो इनको बाहर निकाल दिया गया है। कहा जाता है सेशन में है, सेशन में नहीं है। अगर नेशनल असेंबली सेशन में हो तो उस वक्त नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट, और अगर नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो फिर प्रेसिडेंट कानून बना देता है। इसमें जो कानून बनेगा उसका नाम ऑर्डिनेंस, इसमें जो कानून बनेगा उसका नाम एक्ट। तो ये किसने बनाए? नेशनल असेंबली यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया। ये किसने बनाया? प्रेसिडेंट ने बनाया। डन। चले, अच्छा आखिरी बात, एथिक्स। एथिक्स से क्या समझते हैं? तौर तरीके तो प्रोसीजर्स कहलाते हैं, एथिक्स क्या है? देखो, एथिक्स का मतलब उर्दू में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है इखलाकियात। इनकम टैक्स लॉ या सेल टैक्स लॉ में किस चीज की जो है वो बेसिकली डिस्कशन है? मनी की, पैसों की। और पैसा बहरहाल एक ऐसी चीज है, वही दुनिया में सारे गुनाह करा रहा होता है ना? बेसिकली जो है वो किसी भी दर्जे के दुनिया में गुनाह हो रहे हैं तो वो पैसों के लिए ही हो रहे हैं, बाकी अदरवाइज जो है वो गुनाह को इस वजह से नहीं कर रहा होता है कि भाई जो है वो मैं, यानी कि बेसिकली कोई आपको गुनाह पे मजबूर कर रहा होता है तो उसके ऊपर रेवेन्यू भी अर्न कर रहा होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 5% पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स एडिक्ट्स है, यानी कि मंशियात के शिकार है। तकरीबन 90 लाख के करीब लोग जो है वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मंशियात का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, इन्होंने बहरहाल जो है वो अपने आप को
कैसे किया है, एक स्कैंडल के अंदर उन्होंने एक रैकेट के अंदर अपने आप को ट्रैप कर लिया है। इनको मंशियात लोग बेचने आए, उनका कारोबार था। वो बहरहाल जो है वो ये नहीं सोच रहे कि हम कौम का सत्यानाश कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए उन्होंने मंशियात बेचनी शुरू कर दी। और नतीजा ये निकला कि बहरहाल पैसे की वजह से उन्होंने एक ऐसा काम किया जो दुनिया में भी उनको खुदा न खास्ता रुसवा करेगा और आखिरत में भी रुसवा करेगा। पूरी कौम को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तादाद बढ़ती जा रही है, कम थोड़ी हो रही है। इस वक्त मुल्क में इम्पोर्ट हुआ है। मगर ये कि मैंने अपनी रिसर्च की है, हमारे साथियों, हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो रिसर्च करता है, उनका काम है, हमारा कारोबार कुछ ऐसा है। तो हमने जो है वो थोड़े दिनों पहले इसकी एक रिसर्च की कि जहां पे भी मुल्क में शराब मिलती है, क्या शराब मिलनी बंद हो गई है? अगर इम्पोर्ट नहीं हो रही तो शराब तो पूरी मिल रही है। अच्छा, जो लोग जो है वो मंशियात के इस्तेमाल करते हैं, हमने उन लोगों को, कुछ लोगों को अप्रोच किया, हमारी टीम ने अप्रोच किया कि क्या ये मंशियात के इस्तेमाल करने वाले आजकल जो है वो मंशियात इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि मंशियात पाकिस्तान में नहीं बनती है, इम्पोर्ट हो रही है। तो वो बहरहाल मंशियात तो सबको मिल रही है, बिलो बिला रोक टोक मिल रही है, तो मंशियात भी मिल रही है, वो शराब भी मिल रही है। तो ये बहरहाल जो है वो इतना ताकतवर रैकेट है जो कि बेसिकली इतनी सारी रुकावटों के बाद भी ये चीजों को मुल्क में ला जाके बेच रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, मनी प्रेफरेंसेस हैं जिसकी वजह से गुनाह हो रहा होता है। तो जहां पे पैसों का लेन देन इन्वॉल्व हो, वहां पे गुनाह का खदशात बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स लॉ में हमें एक एथिक्स का एरिया पढ़ाया जाएगा। उस एथिक्स के एरिया में हमें यह बताया जाएगा कि देखिए, आपके पास जो है वो टैक्स बचाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि कहलाता है टैक्स इवेजन, और एक कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। क्या मतलब? टैक्स इवेजन का मतलब चोरी, और अवॉइडेंस का मतलब प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप दोनों जो है वो बहने हो, और आप एक ही घर में रहती हो, और आप जो मिलके कोई अपना एक कारोबार शुरू करती हो। तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप दोनों अपने आप को एक ही बिजनेस के अंदर पार्टनर शो कर दें, या फिर ये हो सकता है कि दोनों अपने आप को अलग अलग जो है वो चलाएं। भले एक ऑफिस में बैठती हो, मगर आपको इजाजत है, लोगों ने कहा हुआ है कि अगर आप अलग अलग चलना चाहें तो अलग अलग भी चलें। तो हमारे मुल्क में जो टैक्सेशन का निजाम है उसमें यह है कि अगर जो है वो इनकम जैसे बढ़ती जाती है, टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। नतीजा ये निकलेगा कि अगर आप मिल के अर्न करोगी तो शायद 50 लाख रुपए अर्न करोगी, अगर टुकड़ों टुकड़ों में अर्न करोगी तो दोनों 25-25 लाख रुपए अर्न कर रही होगी। तो क्या बेनिफिशियल है, दोनों को मिला के काम करना चाहिए कि अलग अलग करना चाहिए? अलग अलग करना चाहिए। अलग अलग करने से क्या हो जाएगा, टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा, और अगर टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। दूसरा तरीकाकार ये कि आप अर्न करो 50 लाख रुपए, मगर गवर्नमेंट को शो करो 30 लाख रुपए, दिस इज कॉल्ड इवेजन। तो आपको टैक्स एथिक्स के अंदर यही समझाया जाएगा कि भाई पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है, जरा जो है वो ख्याल रखिएगा, कहीं जो है वो पैसों के लेन देन के ऊपर आप लालच में आके गवर्नमेंट के जो है वो नुकसान पहुंचाने और अपने फायदे के लिए कहीं ऐसे काम में ना इन्वॉल्व हो जाओ जो टैक्स इवेजन हो। आपको इजाजत है कि आप अपने मैटर को टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू जो है वो प्रोसेस कर सकते हो, मगर अगर आप इवेजन में जो है वो चले गए तो उस सूरत हाल में बहरहाल वो क्राइम हो जाएगा। और टैक्स अवॉइडेंस में अगर आप खड़े हो गए तो लोग आपको जीनियस कहेंगे कि यार यू आर एबल टू सेव द टैक्स। तो इनके दरमियान में एक बारीक सी लकीर है, दोनों चीजों में एक ही काम हो रहा है। क्या हो रहा है? टैक्स सेव हो रहा है, मगर एक में जो है वो क्या हो रहा है, गुनाह हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, कारकर्दगी हो रही है। एक में क्या हो रहा है, गुनाह हो रहा है, और एक में कारकर्दगी हो रही है। कारकर्दगी किसमें? अवॉइडेंस में। और गुनाह किसमें? इवेजन में। दिस इज कॉल्ड एथिक्स। एथिक्स के अंदर आपको यह देखना है कि मैं कोई ऐसा ना काम करूं जिससे जो है वो बहरहाल टैक्स सेव हो रहा हो, मगर वो ऐसा जो है वो टैक्स सेव हो रहा हो जिससे जो है वो मुझे माशरे में बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। और अगर जो है वो टैक्स प्लानिंग का काम होता है तो इसको तो आप अपनी सीवी पे लिखते हो, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हो कि मुझे बहुत सारी टेक्निक्स मालूम है जिससे जो है वो मैं ये भी मैनेज कर सकता हूँ, वो भी मैनेज कर सकता हूँ। इसको लोग बेसिकली कहते हैं मैं टैक्स मैनेजर हूँ। और दूसरा जो बंदा होता है वो कहलाता है कि मैं टैक्स इवेडर हूं। उसको जो है वो गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है, और इसको माशरे वाले भी पसंद नहीं करते, और जो टैक्स मैनेजर होता है इसको सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं, ताकि जो है वो बहरहाल उससे सीख के उन चीजों को जो है वो मजीद जो है वो एक्सप्लोर किया जा सके, उसको जो है वो डिस्कस किया जा सके। तो टैक्स इवोइडेंस, अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, इनको जो है वो मद्देनजर रखना, ये क्या चीज है? एथिक्स है। तो एथिक्स क्या है बेसिकली? टू सर्च अ फाइन लाइन बिटवीन, दो चीजों के दरमियान फाइन लाइन ढूंढना, सही रास्ता। कौन सा? अवॉइडेंस एंड इवेजन।
अवॉइडेंस एंड इवेजन। इसमें कौन सा क्राइम है? इवेजन क्राइम है, अवॉइडेंस ये क्या है? राइट है, आपका हक है। और ये क्या है? ये चोरी है। तो इनके दरमियान में एक फाइन लाइन है, उस फाइन लाइन को सर्च करना इज कॉल्ड मेथड ऑफ एथिक्स। आप टैक्स पेयर हो, देन यू हैव टू सर्च फॉर द फाइन लाइन। इफ यू आर द टैक्स कंसल्टेंट, यू हैव टू सर्च फॉर द फाइन लाइन। दोनों में बहरहाल एक ही जो है वो सूरत हाल है कि बचेगा तो सही टैक्स, मगर यहाँ पे माशरे में रुसवाई के साथ और यहाँ पे माशरे में कारकर्दगी के साथ। डन। तो कितनी चीजें थ्योरी के अंदर हमें कवर करनी है? 4। ब्रीफली कौन बताएगा? नंबर 1 को क्या था? ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब होता है? रेवेन्यू और इक्वलिटी। नंबर 2, सिस्टम्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सिस्टम टू मीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनकम टैक्स लॉ में 3 किताबें हैं। नंबर 1 1922 का एक्ट, फिर 1979 का ऑर्डिनेंस, फिर 2001 का ऑर्डिनेंस। और सेल टैक्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2, 1951 का एक्ट और 1990 का भी एक्ट। ठीक है, याद हो गया आपको? अच्छा, तीसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। व्हाट इज टू मीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? फेडरल बनाएगी या प्रोविंशियल बनाएगी? फेडरल बनाएगी तो उस सूरत हाल में मार्शल लॉ या अदर देन मार्शल लॉ? मार्शल लॉ होगा तो कानून जो बनेगा उसका नाम ऑर्डिनेंस, और अदर देन मार्शल लॉ होगा तो एक्ट। सही है। दूसरी कौन सी अथॉरिटी है जो कानून बनाती है? प्रोविंशियल। वो बहरहाल अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि प्रोविंशियल कौन कौन से कानून बनाती है। सही है ना? अगर आपको मालूम हो तो, बल्कि आप इन्हें टेस्ट किया होगा, आप जो है वो अगर मैकडोनल्ड या पिज्जा हट या कभी रेस्टोरेंट तो जाते ही होगे ना, तो अभी कभी संडे को या सैटरडे को जाइए तो आपको बिल मिलेगा एक। उस बिल के अंदर देखिएगा उसमें 13% का सेल टैक्स लगा हुआ होगा। वो 13% का सेल टैक्स जो है वो प्रोविंशियल सेल टैक्स है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट जो है वो अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे लॉ के अंदर लेके आता है। क्या लेके आता है? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जो सेल टैक्स लगता है वो लगता है प्रोविंशियल लॉ के अंदर। आपको ये वाला जो सेल टैक्स जो पढ़ाऊंगा मैं, ये है बेसिकली गुड्स का लॉ। किसका है? गुड्स का। जूसीस हैं, फर्नीचर है, और भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के क्लॉथ्स हैं, फैब्रिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? गुड्स हैं। तो गुड्स के ऊपर सेल टैक्स आता है फेडरल लिस्ट में, और सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स आता है प्रोविंशियल के अंदर। इसके ऊपर आप जो है वो देखोगे 17% का टैक्स लग रहा होगा जब आप कोई चीज खरीदोगे। और इसके ऊपर जो है वो जो सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स लगता है वो कितना है? वो 13 है। वो प्रोविंशियल लिस्ट में है, मगर वो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी आपको कौन से वाले जो है वो पढ़ने हैं? फेडरल वाले। फेडरल वाले इनकम टैक्स और फेडरल वाला सेल टैक्स। और सेल टैक्स जो फेडरल वाला है ये किसके ऊपर होता है? ये गुड्स के ऊपर होता है। प्रोविंशियल वाला किसके ऊपर होता है? सर्विसेज के ऊपर होता है। अच्छा, आखिरी बात, यानी थ्योरी वाले एरिया में एथिक्स के अंदर क्या देख रहे हैं? एथिक्स के अंदर फाइन लाइन सर्च करनी है बिटवीन अवॉइडेंस एंड इवेजन। और अवॉइडेंस का मतलब राइट, और इवेजन का मतलब क्राइम। चले, अच्छा, अब ये जो एरिया होगा ये 5 से 10 नंबर का होगा, और मोर और लेस इसी तरीके की टोन होगी क्वेश्चन की, जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की। मगर जैसे जैसे इंशाल्लाह आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो ये चीज थोड़ी सी एक्सपेंड भी हो जाएगी। इनकम टैक्स लॉ हमें पढ़ना है 60 से 75 नंबर का, और सेल टैक्स लॉ हमें पढ़ना है कितना? 20 से 30 नंबर का। अच्छा, और हमारी पढ़ाई का जो सिस्टम होगा वो ये होगा कि आपको हर क्लास में एक हैंड आउट मिलेगा। ये हैंडआउट का आप समझ लीजिए कि ये बेसिकली जो है वो आपकी जो मेन पढ़ाई है वो होगी आपकी किताब से। आईकेएफ की टेक्स्ट बुक आपने देखी है, ये आप अरेंज कर लीजिएगा। ये इंशाल्लाह हम उसको ही जो है वो बेसिकली बेस बनाएंगे। कौन सी वाली किताब? केफ 2 की किताब। तो वो आईकेएफ की जो टेक्स्ट बुक है उसको हम बेस बनाएंगे, और इसके ऊपर ये बेसिकली हर एक लेक्चर से पहले आपको एक हैंडआउट मिलेगा। उस हैंडआउट को उसके साथ आपको फ्लैग करना है। फ्लैग मतलब कि ये पेजेस मैंने जो है इस हैंडआउट के साथ पढ़े, ये पेजेस हैंडआउट के साथ पढ़े। तो तकरीबन ये 49 to 50 हैंडआउट्स मिलेंगे, और इससे आपकी एक पूरी फाइल तैयार हो जाएगी। और इस फाइल को जो है वो आपने किताब के साथ मिला के पढ़ना है। इंशाल्लाह जो है वो इस तरीके से ये सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप एक फाइल बना लीजिएगा। जैसे ये इसका नाम आप देख रहे हो ना, फर्स्ट लेक्चर, इसी तरीके से सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर। तो इनकम टैक्स के जो है वो आपको 50 हैंडआउट, फिर सेल टैक्स के हैंडआउट। तो इस तरीके से कहानी आपको बढ़ेगी। समझ गए? अच्छा, अब
रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज इस सिलेबस के लिए क्या है उसको जरा देखते हैं कि आपको अपने आप को तैयार कैसे करना है. The title of the subject of paper is text precision, which is itself is elementary in understanding. The paper is likely to be more on practical side rather than to emphasize on theory. देखिए, आपने पीआरसी लेवल पे भी जो है वो अपने एग्जाम पास किए हैं, उसमें जो ज्यादा फोकस होता था वो ये होता था कि आपको चीजों को पढ़ने की आदत डाली जाए और उसको फिर रिप्रोड्यूस करने की आदत डाली जाए, यानी वहां पे थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर रुझान ज्यादा होता था. केफ लेवल में थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे रुझान ज्यादा है और जो है वो थ्योरी पे रुझान थोड़ा कम है. यानी यहाँ पे अगर जो है वो आप देखोगे तो आपको लॉ को अप्लाई करने सीखना होगा. तो लॉ को अप्लाई करने के लिए जो है वो इसका नाम सिलेबस का क्या रखा गया है, टेक्स्ट प्रैक्टिसेस रखा गया. यहाँ पे टेक्स्ट लॉज नहीं रखा गया. प्रैक्टिसेस टू मीन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी you will be required to present your knowledge for a particular situation. इसकी इलस्ट्रेशन देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स लॉ में जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. और इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C. आपको इंशाल्लाह जब इनकम टैक्स लॉ के ऊपर जब आप ये सिलेबस मुकम्मल करके जा रहे होगे तो उस वक्त आप भी इंशाल्लाह ऐसे ही बोल रहे होगे कि सेक्शन 2 में ये है, सेक्शन 3 में ये है, और आपको सिलेबस ऐसे ही तैयार करना है. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वालेकुम सलाम, जिसके ऊपर ज्यादा इंफेसिस जो है वो प्रैक्टिकल साइड पे ऐसे होगा कि आप ऐसे सोचिए. क्या समझते हैं अंडरटेकिंग क्या चीज होती होगी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या चीज होती होगी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो चीज होती है कि जो कि एक अकेला आदमी करे या कंपनी करे या कोई पार्टनरशिप फर्म करे, उसमें मैन्युफैक्चर का काम होता होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते होंगे. या फिर ये कि गडानी के ऊपर जो है वो आप जाके कभी देखिएगा कि वहां पे पुराने जहाज आते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसको जो है वो बाहर जो है वो लोहा उसका बेचते हैं, उसको कहते हैं शिप बिल्डिंग का बिजनेस. ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आता है. जो बिल्डर होता है, जो बिल्डिंग के बनाता है, वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है. जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जिसको कहते हैं पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, वो भी जो है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है. होटल भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, टेली कम्युनिकेशन भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है. कितने बताए दोबारा से? मैन्युफैक्चरर, दूसरा शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर गडानी के ऊपर यह काम होता है कि वहां पे पुरानी शिप लेके उसको तोड़ फोड़ करके उसका लोहा निकाल के बेचा जाता है. दिस इज कॉल्ड शिप बिल्डिंग. तीसरा बिल्डर, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस. चौथा पावर जनरेशन. पांचवा रेस्टोरेंट नहीं बोला था, होटल बोला था. होटल, ये जो रहने वाले होटल होते हैं, लॉजिंग यूनिट जिसको बोलते हैं. मूविंग होटल देखा होगा, मेरियट होटल, पीसी होटल, इसकी बात कर रहा हूं. छठे नंबर पे टेली कम्युनिकेशन कंपनी. ये सारे कौन से हैं? ये सारे बिजनेसेस कौन से हैं? ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के डेफिनेशन में आते हैं. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन के ऊपर पहले ये होता था, यानी कि किसी जमाने में कि हम लोग जब एग्जाम देते थे तो हमें कहा जाता कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के डेफिनेशन लिखो. आज ये नहीं कहा जाता. आज ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आइडेंटिफाई करके फायदा क्या होगा. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आइडेंटिफाई करके फायदा क्या होगा, क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो. और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है वो आपको यह भी मिलेगा कि बाद वक्त एक सिचुएशन बना के दे दी जाएगी. जैसे ये बीबी हैं, अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल कोई होटल खोल लिया यानी लॉजिंग यूनिट खोल लिए, तो उनको आप बिजनेस की कौन सी कैटेगरी में लेके जाओगे? आप बोलोगे भाई ये तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का काम करती है. इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया तो इन्होंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खोली. इन्होंने इंस्टीट्यूट खोल लिया, इन्होंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खोली. इन्होंने ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी सैलून खोल लिया, क्या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खोली? इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोजेक्ट लगा लिया, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खोली. इन्होंने जो है वो बिल्डिंग का काम बनाना, यानी बिल्डर्स हैं, ये बिल्डिंग बनाते हैं बेचते हैं, ये हो गए. हो गए. तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करने की जो है वो रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस में शामिल होगी. देखिए, गिविंग ऑफ सर्टेन फैक्ट्स लाइक पर्सन इज एंगेज इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी. वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है. इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, किले. किले समझते हैं क्या? व्हाट इज किले? चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है ना. इसको आप पोर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हो. चिकनी मिट्टी को पोर्ट्स में यानी कि गमलों में कन्वर्ट कर रहे हो. इज दिस मैन्युफैक्चरिंग? इज दिस मैन्युफैक्चरिंग? यस, मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया. और इसके नतीजे में
ये जो काम करने वाला है ये किस कैटेगरी में आ गया? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आ गया. एंड देयर कैन बी आस्क्ड वेदर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल्स विद इन द इंडस्ट्रियल स्किल्स को चेक किया जा रहा है आपकी, कि आपको जो है वो ये पूछा जा रहा होगा कि ये बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आता है कि नहीं आता. तो आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशन को ज़हन में रिकॉल करनी है. हाँ, हमने क्लास में पढ़ा था कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है, हो जाएगी. नेक्स्ट, दूसरी जो है वो आपको ये पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को क्यों आइडेंटिफाई किया जाता है. विच टाइप ऑफ बेनिफिट अंडर द टैक्सेशन लॉ यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू विल प्रोवाइड प्रूफ योर सेल्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो इसको कहते हैं स्किल्स ऑफ कोरिलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग. आपको आइडिया है कि कुछ फायदा होता होगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनाने का? क्या फायदा होता होगा? एक, यानी टैक्सेशन लॉ में अगर आप ये ऐलान करना शुरू कर दो कि जैसे आप, अल्लाह करे आप लोगों के साथ जो है वो सब लोगों के साथ ये चीज आ जाए, अगर आप क्वालिफाई करके बाहर निकलते हो और आप बोलते हो मेरा गोल्ड मेडल आया है, तो बहुत सारी जगहों पे आपको पजीराई मिलती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, बाहर जाना हो वहां पे कि हाँ आपका गोल्ड मेडल आया. तो इनकम टैक्स लॉ में अगर हम ये कह देते हैं कि हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो इससे होगा क्या? आपको कोई रियायत मिलेगी? यस, बिल्कुल रियायत मिलती है. उस रियायत का नाम है 65G. क्या है? 65G. आप इसी हैंडआउट के ऊपर लिख दोगे, क्रेडिट मिलता है ऑफ 65G. ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है. क्रेडिट मिलेगा कौन सा? 65G. 65G क्या है? सेक्शन रेफरेंस है. क्या है? सेक्शन रेफरेंस है, सेक्शन नंबर है. जो सेटअप कॉस्ट होगी आपकी एक्सक्लूडिंग यूज्ड कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? 25%. क्या लगा देंगे? 25%. सेटअप कॉस्ट. क्या मतलब सेटअप कॉस्ट से क्या समझते हैं? यानी बिजनेस जब शुरू करेंगे तो कोई मशीनें लेंगे, बिल्डिंग होगी, जमीन होगी, होगी ना. दिस इज कॉल्ड सेटअप कॉस्ट. इसमें कोई पुरानी मशीनें भी लगाएंगे, उसको माइनस कर दीजिए, एक्सक्लूडिंग यूज कैपिटल गुड्स. फिर जो फिगर बचती है उसके ऊपर क्या लगा दें? 25%. इस 25% को क्या करेंगे? ये आपका क्रेडिट है. क्रेडिट का मतलब माइनस फिगर अगेंस्ट टैक्स लाइबिलिटी. समझ गए? आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी बिजनेस को चलाने के बाद, उसमें से ये क्या माइनस हो जाएगा? ये टैक्स क्रेडिट का फिगर माइनस हो जाएगा. अज्यूमिंग, सेटअप मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए, लिखिए नहीं अभी. अज्यूमिंग आपने जो है वो 100 मिलियन का प्लांट लगाया, यानी आप बिजनेस शुरू करेंगे तो जो बिजनेस लगाने के लिए जो कॉस्ट है उसकी 100 मिलियन की कॉस्ट हुई. 100 मिलियन समझते हैं कितना? 10 करोड़. 10 करोड़. ये 10 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगी. अब इसमें आप दूसरा सवाल पूछिए, जिसने आपको ये कहा कि भाई जो है वो 10 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगा दी, क्या करेंगे इसमें? उसने कहा कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, शुगर केन से शुगर बनाएंगे. क्या करेंगे? शुगर केन से शुगर बनाएंगे. या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हम कोई भी चीज की मैन्युफैक्चर करेंगे. एग्जांपल दिए, दूसरी एग्जांपल सुन लीजिए कि भाई जो है वो हम जो है वो शायद मुख्तलिफ पार्ट से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे. अभी आने वाली है ना इंशाल्लाह, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, सड़कों पे आपको नजर आएगी थोड़े दिनों में. अभी तो हम ऑयल और फ्यूल से चलाते हैं ना गाड़ियां, ये इलेक्ट्रिक से जो है वो व्हीकल चलेंगी. तैयार हो गई है, हायर ग्रुप ने बहरल बनाई है, जावेद आफरीदी साहब ने. तो ये इंशाल्लाह थोड़े दिनों में मार्केट में आ जाएगी. तो क्या लगाया आपने? हमने जो वो गाड़ियों बनाने का प्लांट लगाया. क्या लगाया? स्टेशनरी का प्लांट लगाया. इसका मतलब है कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे. यस. ओहो, तो आप तो होगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो कितने का प्लांट था भाई? अभी तो बताया 100 मिलियन का था. अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इसमें कोई यूज कैपिटल गुड्स तो नहीं लगाया? हाँ, कुछ पुरानी मशीनें भी ली हैं. वो कितने की हैं? उन्होंने कहा कि भाई वो 20 मिलियन की है. तो 100 मिलियन में से कितना माइनस कर दिया? 20 मिलियन. अब इस 20 मिलियन को माइनस करने के बाद कितना बचा? 80 मिलियन. 80 मिलियन के ऊपर क्या करें? 25% लगा दें. कितना बनता है? 20 मिलियन बना. इस 20 मिलियन को क्या करना होगा? इसको ये करना होगा कि साल के आखिर में जो प्रोडक्शन करके सेल करने पे रेवेन्यू और इनकम होगी, उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जो कंप्यूट होगी, उसमें से ये फिगर मिन्हा हो जाएगी या माइनस हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी के अंदर जो है वो माफी.
फिर से कहूं, भाई क्या काम करेंगे आप? हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। ओहो, तो फिर आप तो हो गए भाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कैसे पता चला इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो गए? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने 229C में पढ़ा हुआ है, आप इसको ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 229C में पढ़ा है। कहां? सेक्शन 2 ब्रैकेट में जो लिखते हैं 29C, इसको कहते हैं सब सेक्शन 29C। क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 29C में। जरा हैंड आउट में देखिए, ये सेक्शन रेफरेंस यही है, मैंने नीचे पीछे लिखा है, ये याद हो गया? 2 सबसेक्शन 29C में ये लिखा हुआ है कि भाई आप तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग प्रूफ हो गया। अब दूसरा सवाल, भाई ये बताइए कि प्लांट कितने का लगाया? उन्होंने कहा 100 मिलियन का। दूसरा सवाल हम क्या पूछेंगे? कोई यूज कैपिटल गुड्स तो लगाए कि नहीं लगाए? यस लगाए। कितने के? दूसरी एग्जांपल में मैं कर देता हूं, 50 मिलियन के लगाए। कितने? 50 मिलियन के। तो फिर कितना रह गया? 50 मिलियन रह गया। अब इसके ऊपर क्या करिए? 25% लगा दीजिए। कितना हो गया? 10 मिलियन। इस 10 मिलियन को क्या करेंगे? साल के आखिर में जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस टैक्स लायबिलिटी में से ये माइनस हो जाएगा। इसको कहते हैं कोरिलेशन कैपेबिलिटी। एक है एनालिटिकल कैपेबिलिटी, एक है कोरिलेशन कैपेबिलिटी। बस इसी के ऊपर पूरा पेपर बनता है कि एनालिसिस, एनालिटिकल कैपेबिलिटी ये होती है कि आपसे ये पूछा जाता है कि भाई जो है वो ये बंदा कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, इसका काम ये है, जरा बताओ तो सही। अगर उसकी कैटेगरी है तुमने एस्टेब्लिश कर ली, तो कोरिलेटिंग अफेक्ट ये होता है कि इसको बताओ कि भाई इससे फायदा क्या होगा। यानी कोई कॉन्सेप्ट को तुमने अगर एस्टेब्लिश कर लिया है तो इससे फायदा क्या होगा। अगर मैंने आपको एस्टेब्लिश कर लिया कि यू आर माय स्टूडेंट, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि मैं आपको अकाउंटेबल है पढ़ाने के लिए, और आपकी अकाउंटेबिलिटी है मुझे सुनने की। आपने अगर मुझे आइडेंटिफाई कर लिया कि आई एम योर टीचर, तो व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कि भाई उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि मेरी बातें आपको सुननी है, आपकी जो है वो सवाल के मुझे जवाब देने, ये होगा। तो ये चीजें कहलाती हैं एनालिटिकल और कोरिलेटिंग कैपेबिलिटी। और इस एनालिटिकल और कोरिलेटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर इस सिलेबस का नाम क्या है? टेक्स्ट प्रैक्टिसेस है। वो दिन गए जहां पे ये लिखा जाता था, ये पूछा जाता था कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की तारीफ जो है वो याद कर करके जो है वो बच्चे लिख के आ जाते थे। वो अब दिन गए। अब क्या होता है? अब ये पूछा जाता है कि एक सिचुएशन में इस बंदे को आइडेंटिफाई करो कि ये क्या होता है। फिर दूसरे में पार्ट में पूछ रहा होता है कि आइडेंटिफाई कर लिया तो होगा क्या इससे? उससे होगा ये कि उससे हमने देखा कि भाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर चले जी, हाँ, रिलीफ कैसे मिलेगा ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, आपको मालूम है कि कंपनियों का टैक्स रेट पाकिस्तान में कितना है? 29। कितना है? 29। तीन है रेट। 29% जनरल रेट है, बैंकों का 39% है, और अदर देन बैंक और जो है वो 29 वाली एक कंपनी होती है जिसको कहते हैं स्मॉल कंपनी। वो इंशाल्लाह जगह पे देख लेंगे एक जगह पे कि भाई स्मॉल कैसे बनते हैं। स्मॉल कंपनी का 20% का रेट है। कितने? तीन रेट है, 29, 39 और 29। 39, 29 और 20, तीन रेट। जनरल रेट 29, बैंक का 39, स्मॉल कंपनी का 20। अज्यूमिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग प्रूफ हो गए, हमने इनको देखा कि ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो जनरल वाली कैटेगरी में आ रही है, कंपनी है, और इनका जो है वो सालाना जो प्रॉफिट हुआ वो 1000 मिलियन का हुआ है ना? कितना? 1000 मिलियन का। 1000 मिलियन 100 करोड़ रुपए हो गए। 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। 100 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर 29% का रेट लगाते हैं, कितना बनेगा? 290 मिलियन बना। 290 मिलियन की लाइबिलिटी पे करने के लिए आप तैयार खड़े हैं। ये आपके साथी आए, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रेडिट कैलकुलेट किया था, वो 50 मिलियन वाला। 50 मिलियन के ऊपर कितना क्रेडिट था? 10 मिलियन निकाला था ना? 10 मिलियन को माइनस कर दीजिए किससे? 290 से, और जाके गवर्नमेंट को कितना दे दीजिए? 280। इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। कोई सवाल? क्लियर? व्हाट इज द टैक्स क्रेडिट? जो टैक्स लाइबिलिटी में से नेट होता है। टैक्स लाइबिलिटी में आपको कंसेशन मिलता है। टैक्स लाइबिलिटी में आपको क्या मिलता है? कंसेशन मिलता है। वो क्या कहलाता है? टैक्स क्रेडिट। ये बिल्कुल सिमिलर है कि जैसे स्कॉलरशिप होती है, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है अपनी पढ़ाई के ऊपर, आपके पास परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो जो स्कॉलरशिप मिलती है आपकी फीस में से माइनस हो जाती है ना?
In the same way, here there will be sort of a scholarship, but this is not called a scholarship, rather this is called टैक्स क्रेडिट। और ये क्या होती है, लाइबिलिटी में से नेट हो जाती है, और इसमें आपकी परफॉर्मेंस है। वो परफॉर्मेंस क्या है, आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मुल्क में लगाई है, सही है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाने के ऊपर ये क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? इनको इंकरेज करने के लिए। इंकरेज क्यों करना चाह रहे हैं हम लोग? बिल्कुल सही। जैसे आप लोगों ने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी कम है, एक्सपोर्ट बढ़े इसलिए। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे पास तकरीबन जो है 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल में जाने चाहिए। कितने? 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाने चाहिए, यानी कि मुख्तलिफ दर्जों के स्कूल में बात करूं, वो मदरसे भी उसमें शामिल कर लूं, उसमें एलिमेंट्री भी शामिल कर लूं, प्रोफेशनल भी शामिल कर लूं, ये सारे जो है वो मिला जुला के 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल में अभी होने चाहिए। और आपको मालूम है कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 3.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी दर्जे में स्कूल में है ही नहीं। बाकी 5 करोड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ रहे हैं, बुरी पढ़ रहे हैं, उसका कोई हमारे पास डेटा नहीं है। कहीं मदरसे में पढ़ रहे हैं, कहीं कोई गांव में देहात में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, मगर 3-3.5 करोड़ तो ऐसे हैं जो कि स्कूल जाने के जैसे हैं मगर वो कहीं जा ही नहीं रहे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे खुदा ना खास्ता जो है वो उल्टे सीधे कामों में पड़े हैं, और इन्हीं लोगों को बेसिकली ड्रग्स वगैरह और इन चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है, और इन्हीं लोगों को पॉलिटिकल वर्कर्स भी बनाया जाता है, और इन्हीं लोगों से गुनाह के काम करवाए जाते हैं। तो इनको बिजी करिए। अब ये पढ़े लिखे तो है नहीं, तो बिजी कहां पे करेंगे इनको? बिजी करेंगे मशीनों पे खड़ा करके। मशीनें लगेंगी तो खड़ा करेंगे ना, तो मशीनें लगाने के ऊपर रगबत पैदा की जा रही है। जैसे आप लोगों ने कहा एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो कर रहे हैं, और दूसरी बात ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए किए जा रहे हैं। दो फायदे होंगे इससे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। अच्छा, अब आइए तीसरी अगली बात जो आप लोगों ने मुझे बताई थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपने मुझे बताया जैसे कि इफ द पेमेंट एंड बर्डन, यानी जो आदमी पे करता है उसी के ऊपर उसका बर्डन होता है। बर्डन का मतलब एक्सपेंस होता है, अकाउंटेंट इसको एक्सपेंस कहते हैं। ऑन द सेम पर्सन तो इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की एक इलस्ट्रेशन ले लीजिए। एबीसी लिमिटेड जो है वो टैक्सेबल इनकम कमाता है 1 मिलियन की। इनकम टैक्स लॉ में जिस इनकम के ऊपर हम टैक्स का रेट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम आपकी जो है वो थी 30 जून 2023 के लिए, वो 1 मिलियन की थी। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट, मैंने कितना रेट बताया अभी आपको, 29%। टैक्स की इंपैक्ट ऐसे निकलेगी कि इनकम टैक्स एक्सपेंस मैंने जो है वो 29% से 290,000 कैलकुलेट किया, और इनकम टैक्स पेएबल मैंने 290,000 कैलकुलेट किया। हैंडआउट की तरफ से नजरें उठा के मेरी तरफ करिए, ये बताइए कि इनकम टैक्स एक्सपेंस कहां पे बुक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कि बैलेंस शीट में? प्रॉफिट एंड लॉस। किसका प्रॉफिट और लॉस? एबीसी लिमिटेड का। और पेएबल कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर। किसकी बैलेंस शीट? एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस भी एबीसी का है और बैलेंस शीट भी एबीसी की है। एक्सपेंस जिसका है, लाइबिलिटी भी उसकी है, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। पहली लाइन में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, जिसकी पेमेंट हो उसी की एक्सपेंस हो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये बन गया डायरेक्ट टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस देखो हैंड आउट में, आप किसका है, एबीसी का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, ये किसका है, एबीसी का। जिसकी एक्सपेंस है उसी की लाइबिलिटी है, नतीजतन ये क्या बन गया, डायरेक्ट टैक्स बन गया। अच्छा, बिसाइड्स इनकम टैक्स फॉलोइंग आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, वाटर टैक्स जो कि पानी के कंजम्पशन के ऊपर लगता है। पाकिस्तान में बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स है, मगर आपको सिर्फ एक जो है वो अपने सिलेबस के लिए पढ़ना है, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की किताब का नाम Income Tax Ordinance 2001, and this is mechanized on the basis of direct taxation, meaning thereby the person who is going to pay the tax is also taking the hit of the payment of taxes. जो टैक्स की हिट लेता है यानी एक्सपेंस बुक करता है वही उसकी पेमेंट कर रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। Your syllabus requires you to comprehend the direct tax to the extent of income tax through Income Tax Ordinance 2001। सिलेबस के अंदर इसके कितने मार्क्स हैं, 60 से 75 नंबर। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को जरा हैंडआउट से हट के मेरी तरफ,
इसी को जरा डायरेक्ट टैक्स को आप देख के मुझे बता सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की वर्डिंग कैसे होगी? जिसका बर्डन हो वो पे ना करे बल्कि पे कोई और करेगा। अब सेल टैक्स जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर है, ऐसा ही है। तो सेल टैक्स में गवर्नमेंट को कौन पे करता है? जो सप्लायर है जिसको सेलर बोलते हैं। और बर्डन किसके ऊपर होता है? कस्टमर के ऊपर होता है। जैसे जूस खरीदो तो जूस 100 रुपए का खरीदोगे, 17 रुपए का टैक्स भी आपके ऊपर बर्डन आएगा, आएगा। तो आपने बर्डन उठाया मगर गवर्नमेंट को आपने दिया टैक्स, किसको दिया? सप्लायर को, सेलर को। सेलर ने किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यू आर टेकिंग द हिट एंड हु इज मेकिंग द पेमेंट? सप्लायर जो है वो विल बी मेकिंग द पेमेंट टू द गवर्नमेंट, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आइए, इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इज 1 by 1 person एंड बर्डन जो है वो चला जाता है दूसरे आदमी के ऊपर, तो फिर ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी एग्जांपल ऐसे कि एबीसी लिमिटेड जो है वो 1 मिलियन की सेल करता है। सेल टैक्स में जो अमाउंट के ऊपर सेल टैक्स लगता है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ सेल्स या वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप इसको उमूमी तौर पे अपने अकाउंट्स के अंदर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको रेवेन्यू कहते हैं, मगर सेल टैक्स के निजाम में क्या कहलाता है ये? वैल्यू ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सेल। कामरान को सेल किया, जनरल सेल टैक्स रेट 17% है। कितना है? 17। आपके ऊपर बोझ ना पड़े मगर ये कि आपको याद रहा कि प्रोविंशियल सेल टैक्स का सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स कितना है? 13% है ना। मगर सिलेबस के लिए आप कौन सा रेट यूज कर रहे होगे? 17, क्योंकि आप कौन सा सेल टैक्स पढ़ रहे हो? गुड्स का पढ़ रहे हो। तो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट इस तरीके से आएगा कि सप्लायर जो है वो क्या करेगा कि वो अकाउंट रिसीवेबल बुक करेगा। कितना? 11,70,000 का। कितने का? 11,70,000 का। आप इसमें जो अकाउंट रिसीवेबल बुक किया है जरा उसकी फिगर टेली कर सकते हैं? 10 लाख की सेल और फिर 10 लाख के ऊपर 17% और लगाया यानी 1,00,000। 10 लाख के ऊपर 1,70,000 और ऐड हो गया, तो 11,70,000 की टोटल रिसीवेबल बुक की। मगर जो चीज बेची है कितने की बेची है? 10 लाख रुपए की। तो बाकी जो है वो 10 से 1,70,000 कहां जाएगा? वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो पास ऑन हो गया कस्टमर के ऊपर। कस्टमर जो है वो 10 लाख रुपए के गुड्स भी खरीद रहा है और 17% के हिसाब से सेल टैक्स का बर्डन भी अपने जिम्मे ले रहा है। मगर गवर्नमेंट को पेमेंट कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है। तो बर्डन है कस्टमर का, पेमेंट है सप्लायर की तरफ से। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे मुल्क में सेल टैक्स के अलावा कुछ और भी लॉ हैं जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कस्टम ड्यूटी भी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है। मगर आपके सिलेबस के लिए बहरहाल फॉर द टाइम बिंग आसानी है कि सिर्फ आपको एक जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ पढ़ना है, जो कि कौन सा है? सेल टैक्स। एंड टू बी मोर ऑन एक्यूरेट साइड के सेल टैक्स भी कौन सा वाला? खाली गुड्स का। योर सिलेबस रिक्वायर्स यू टू कॉम्प्रीहेंड द इनडायरेक्ट टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ कितना? 20 से 30 नंबर तक का कवर करना है आप। तो इनकम टैक्स मेजर है, सेल टैक्स जो है वो माइनर है और फिर थ्योरी वाला तो बिल्कुल ही माइनर है। इस तरीके से आपके सिलेबस की कंपोजिशन है। अच्छा, आपका जो स्टडी पैक तो आप इंशाल्लाह अगली क्लास में लाओगे, तो अभी से जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसके पेज नंबर 6 और 7 के ऊपर तारीफ लिखी हुई है कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की क्या तारीफ है। तो बहरहाल ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की तारीफ अभी मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट अगले पेज पे आइए। जी जी। ये बर्डन शिफ्ट कौन करना? देखो, गुनाह वो होता है जो किताब में मना होता है। अगर आपने किसी को जो है वो बेसिकली किताब की कंप्लाइंस में बर्डन पास ऑन किया हुआ है तो दिस कैन नेवर बी द इवेजन, है ना। गुनाह तो वो होता है जो कि मना हो। तो ये तो कंप्लाइंस है ना कि किसी के ऊपर बर्डन पास ऑन करो, तो ये क्या हो जाता है? अवॉइडेंस हो जाता है। अपना काम किसी से ना कराओ, ठीक है, इखला की बात कर रहा हूं। अपना काम किसी से ना कराओ, मगर आपका नौकर होगा तो उससे काम करवाओगे, है ना। वरना नौकर उसको क्यों रखोगे? तो नौकर से काम करवाना बहरहाल इवेजन नहीं आएगा, उसमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा? कंप्लाइंस आएगा। और अगर किसी और से अपना काम करवा रहे हो जबरदस्ती जो है वो गन रखवा के, तो वो एक्सप्लॉइटेशन में आएगा, आएगा।
एक आदमी से काम करवा रहे हो, वहां पे तुम्हारा हक है, वहां पे दूसरे से काम करवा रहे हो, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन है। कितना वजह क्या है? एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वजह बन रही है। पहले आदमी से काम कराना क्यों जायज था? हक था तुम्हारा। दूसरे वाले में क्या था? हक नहीं था। तो किसी को बर्डन पास ऑन किया तो ये इवेजन नहीं हो सकता। क्यों? कि हक था तुम्हारा। कैसे पता चला हक था? सेक्शन में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। अग्रीड जी। आ, तो होटल, इसमें आप इंडस्ट्रियल से हमेशा ये क्यों समझ रही हो कि दे विल ऑलवेज बी द मैन्युफैक्चरर? इंडस्ट्री है, ये नहीं बोला था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग होगी। कितने लोग हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में? 6 हैं। उसमें एक मैन्युफैक्चरर है, बाकी तो मैन्युफैक्चरर है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की टेंजिबिलिटी होती है? आप इलेक्ट्रिसिटी को टच कर सकते हो? कहाँ है? क्या ये स्टोर हो सकती है? क्या ये कंटेनर में रखी जा सकती है? फिर भी ये बहरहाल ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आ रहा है। टेलीकम्युनिकेशन, आप अपना मोबाइल फोन यूज करती हो, आपको एयर टाइम मिल रहा है, सिग्नल्स मिल रहे हैं। वो सिग्नल्स को किसी डब्बे में बंद कर सकती हो? किसी कंटेनर में रख के किसी को गिफ्ट दे सकती हो? नहीं दे सकती। वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यू शुड नॉट टेक द मीन कि भाई ये जो है वो कोई गुड्स ही बना रहा होगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू मीन एवरी पर्सन हु हैज बीन डिफाइंड एज सच इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लोग हैं 6, उसमें सिर्फ खाली एक मैन्युफैक्चरर है। बाकी तो सारा उल्टा सीधा दूसरा काम कर रहे हैं। एक लोहा तोड़ के बेच रहा है, कौन? शिप बिल्डिंग वाला। एक इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, एक होटल के लॉजिंग यूनिट को सेल कर रहा है। तो ये सारे जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट स्टिल आर कवर्ड विद इन द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इन जगहों पे जो लोग काम करेंगे उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ये गवर्नमेंट का ख्याल है। दूसरी बात ये कि इससे मुल्क की शान बढ़ती है, उससे एक्सपोर्ट बढ़ती है। इसके नतीजे में ये होगा कि आपके मुल्क की जो है वो शान बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के मसले हल होंगे। इसलिए आपको इनकी तरफ रागिब किया जा रहा है। आप यहाँ पे आइए, इसको लगाइए, हम आपको रिबेट भी देंगे। सही है ना? अच्छा आइए, एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस, अगली बात। ये क्या है? ऑर्डिनेंस। ये क्या है? एक्ट। जब ऑर्डिनेंस बनता है तो कौन से हालात होते हैं? मार्शल लॉ। जब एक्ट बनता है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का दौर होता है। जब मार्शल लॉ होता है तो इसको अच्छे अल्फाजों में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और इसको क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट सेशन में है। चलें। While going through with the discussion in three above, you might have noticed that income tax law is titled as income tax ordinance. Huh? Whereas sales tax law is titled as act. इनकम टैक्स लॉ का नाम ऑर्डिनेंस है और सेल टैक्स लॉ का नाम एक्ट है। नाउ लेट्स टॉक ओवर कि एक का नाम ऑर्डिनेंस है, एक का नाम एक्ट है। वजह क्या है? ऑर्डिनेंस ऐसा लॉ जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास होता है व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट सेशन में ना हो, इसको कहा जाता है आर्मी रूल है या मार्शल लॉ है। देन द इन्फोर्स लॉ किस नाम से होगा? ऑर्डिनेंस के नाम से होगा। Moreover, yeah, furthermore, in some cases, termed as emergent situations, the president is also empowered to enforce a law as ordinance when parliament is in session. However, such an ordinance require approval of the parliament within 120 days of enforcement of the ordinance, and in the absence of the parliament approval within the 120 days, the ordinance will lose its existence since its beginning. इस पैराग्राफ को आप एक मरतबा पढ़िए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। इस पैराग्राफ को आप एक मरतबा अपने से पढ़िए और मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। पढ़ लिया आपने? अच्छा देखिए, ये आप क्या समझते हैं कि ये पार्लियामेंट में अंदर हम जब अप्रूव करवाने जाएंगे तो सब इंतजार में बैठे हैं, एक दिन में अप्रूव कर देंगे? ये टाइम लेंगे, ये एक अलग इदारा है ना? और फिर प्रेसिडेंट साहब जो है वो ट्रेवल पे हैं, इधर हैं उधर हैं, तो इसमें लगता है कितना टाइम। अच्छा, अब लो ये कह रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इजाजत है कि जब आपको ये लगता है कि इट विल बी टेकिंग मच मोर टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई कानून इमरजेंसी तौर पे लागू करना है। मिसाल के तौर पे जब कोविड का सिचुएशन आया था तो उस वक्त एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो मराद दी गई थी लोगों को कि आप जो है वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, हम आपको 2% के ऊपर गवर्नमेंट लोन देंगे।
आप जो है वो कोई चीज जो है वो बाहर से इंपोर्ट कीजिए, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह जो कि जो है वो बेसिकली जो है वो कोविड के अंदर इस्तेमाल होंगे, तो उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स वगैरह सारे माफ कर देंगे। तो एक मराद का यानी कि रिलीफ का ऑर्डिनेंस पास हुआ था। अब वो रिलीफ का ऑर्डिनेंस पास करना जो है विल बी अ कम्बरसम एक्सरसाइज, अगर इन सब से जो है वो पास करवाया जाता और पता चलता कि भाई उसमें तो खुदा ना खास्ता कितने लोगों का और जो है वो इंतकाल हो जाता। तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी ऑर्डिनेंस पास किया जाए। उस जल्दी जल्दी ऑर्डिनेंस को पास करने को उन्होंने नाम दिया इमरजेंसी सिचुएशन। और मुल्क में किसने जो है वो ऑर्डिनेंस को लागू कर दिया? प्रेसिडेंट साहब ने लागू कर दिया। तो प्रेसिडेंट साहब मार्शल लॉ के दौरान भी लॉ को लेके आते हैं और इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में भी लाते हैं। मगर मार्शल लॉ में लाए हुए ऑर्डिनेंस और इमरजेंसी सिचुएशन में लाए हुए ऑर्डिनेंस दोनों में एक बारीक सा फर्क है। वो फर्क क्या है? ये हमेशा ऑर्डिनेंस रहेगा, गुड। और जो मार्शल लॉ के दौर के अंदर लाया गया वो हमेशा ऑर्डिनेंस रहेगा, और जो मार्शल लॉ के बगैर ऑर्डिनेंस लाया गया उसको 120 दिनों में कन्वर्ट करना है। किसके अंदर? एक्ट में। और अगर कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा, 4 महीने लागू रहेगा। और 4 महीने के बाद अगर 4 महीने के अंदर अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसे मान लिया जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब इसकी जरा नीचे इलस्ट्रेशन देखिए। लेट्स इलस्ट्रेट। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक कानून लागू किया था जिसका नाम था टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, जो कि सितंबर 15 2021 पे आया था। ऑल्दो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक जो है वो वेरी वेल इन प्लेस थे, मगर प्रेसिडेंट साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था टू प्रोमलगेट द लॉ एस ऑर्डिनेंस ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशन। आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हमारे ऊपर एक लोन की शर्त में कहा था कि आपको ऐसा करना होगा। कंडीशन ऑफ डेट एग्रीमेंट थी कि हम जो है वो आपको चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो, मुल्क में सिस्टम अच्छा चले, इसके लिए ये ऑर्डिनेंस ले आइए। इस ऑर्डिनेंस में क्या था ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मकसद है बताने का वो आखिरी 3 लाइनों में है। सच एन ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट से अप्रूव होके ये अल्टीमेटली 120 दिनों में किस नाम से कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। अगर ये कन्वर्ट ना होता तो फिर क्या होता? फिर ये एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है इसकी, ये विड्रॉ हो जाता। जैसे आपने विड्रॉ कहा, हम इसको कहते हैं कि ये वॉइड हो जाता। क्या हो जाता? वॉइड हो जाता, यानी कल अदम हो जाता। समझ गए? मगर इसको इसके साथ ये क्यों नहीं करना? ये उस वक्त आया था जब पार्लियामेंट थी नहीं। ये जो पार्लियामेंट ना होने के दौरान में जो ऑर्डिनेंस आता है वो सदा चलता रहता है। मगर अगर पार्लियामेंट के दौरान में अगर ऑर्डिनेंस आया तो उसको फिर 20 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्डिनेंस के नाम से देखोगे, फिर इसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी समरी जो है वो नीचे ये है। The ordinance enforced by the president when parliament is not in session, the ordinance will be continuing till struck down subsequently when a parliament is formed. अगर ये कानून जो है वो ऑर्डिनेंस की शक्ल से आया, ये चलता रहता है। अभी कितने साल हो गए इसको? 21 साल हो गए। इसको कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। 2001 में आया, 2023 में कितने साल हो गए? 21-22 साल हो गए। अच्छा, 22 साल तक तो चल रहा है। आगे अगर ये खत्म करना होगा तो कैसे खत्म करेंगे? पार्लियामेंट नया कानून ले आएगी, खुद तो खुद ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है, यही लिखा है। The ordinance enforced by the president when although parliament is in session but due to emergency situation, अगर ऑर्डिनेंस के नाम से कोई कानून आया तो ये फिर रीटाइटल हो जाएगा एक्ट के तौर पे। कितने दिनों में? 120 डेज के तहत। और अगर एक्ट के नाम से ये इन्फोर्स नहीं हुआ या अप्रूव नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? ये एग्जिस्टेंस इसकी खत्म हो जाएगी। डन? अच्छा, नेक्स्ट, एक्ट क्या होता है जरा उसको देख लीजिए। एक्ट, एक्ट का मतलब होता है द लॉ इन्फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल इज टाइटल एज एक्ट। ये वाला, इसका नाम किसके नाम से आएगा? एक्ट के नाम से आएगा। इनिशियली अ ड्राफ्ट लॉ, इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक ड्राफ्ट लॉ बनता है जिसको कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? बिल। ये प्रेजेंट होता है हाउसेस के पास। हाउसेस से मुराद है नेशनल असेंबली और सेनेट। उसमें डेलिब्रेशन होती है। डेलिब्रेशन का मतलब बहस व मुबाहिसा। क्या कहते हैं? बहस व मुबाहिसा। इसको अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज करते हैं? डेलिब्रेशन। और फिर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट हो जाती है, यानी कि इन दोनों हाउसेस की अप्रूवल हो जाती है।
इट इज देन सेंड टू द प्रेसिडेंट। आरिफ अलवी जो थे पहले, अब जो है वो बहरहाल प्रेसिडेंट साहब के पास जो है वो चला जाएगा, आरिफ अलवी है अभी भी। आफ्टर दैट इट इज इन्फोर्स एज एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट साहब ने इसको साइन कर दिया, दोनों हाउसेज से अप्रूव हो गया, तो किसके नाम से ये ताबिर हो जाएगा? एक के नाम से ताबिर हो जाएगा। एनुअली नेशनल बजट आता है, आपको मालूम है मुल्क का बजट बनता है हर साल, तो वो बजट आता है, इस साल भी इंशाल्लाह आएगा। तो ये पहले किस नाम से बनेगा? फाइनेंस बिल के नाम से बनेगा, और फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ये प्रेसिडेंट साहब के पास जाके साइन हो जाएगा, और साइन होने के बाद ये मुल्क में लागू हो जाएगा। तो नाम क्या होगा इसका? फाइनेंस एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनेंस एक्ट हो जाएगा। बस एक आखिरी पैराग्राफ है, इसको निपटा देते हैं। अच्छा, कोई भी कानून पढ़ा जाए तो आज आप मेरे साथ कोई कानून पढ़ रहे हो, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो जिंदगी में जब जब कानून पढ़ोगे जो सिलेबस के अंदर नहीं है, प्रैक्टिकल फील्ड में जाके कानून पढ़ोगे, तो हमेशा सबसे पहले जो है वो उसका पहला पेज देखना चाहिए, जहां पे इटैलिक फॉन्ट में कुछ लिखा होता है। इटैलिक फॉन्ट समझते हैं? लैपटॉप आप यूज करते होगे, उसमें इटैलिक फॉन्ट में जो वर्ड्स होते हैं उसमें कुछ लिखा होता है, और वो जो लिखा हुआ होगा वो पेज के सबसे ऊपर हिस्से पे लिखा हुआ होगा, जहां पे कानून का नाम लिखा होगा। यानी मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके नीचे इटैलिक फॉन्ट में 2-3 लाइनें लिखी हुई होंगी, उसको कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ द लॉ। उर्दू में इसको कहते हैं इब्तदाया ऑफ द लॉ, दिबाचा। उर्दू की किताबें अगर आप नॉवेल वगैरह पढ़ते हो तो दिबाचा बेसिकली जो है वो प्रीएम्बल, इब्तदाया या ऑब्जेक्टिव बताता है कि इस किताब को पढ़ने पे आपको क्या हासिल होगा। जैसे अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह के कलाम को आपको मालूम है कि ये उस तरतीब से नहीं आया था जिस तरतीब से आज आप पढ़ते हो। आप सूरह फातिहा पढ़ते हो, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है। सूरह बकरा तो मदनी सूरत है। पहले तो जो वही आनी शुरू हुई थी वो तो मक्के में आनी शुरू हुई थी, तो मक्की सूरत तो है नहीं। पहली वही तो जो है वो इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक थी। फिर इसके बाद जो है वो सूरह मुजम्मिल आई, फिर सूरह मुदस्सिर आई। तो ये तो 29वें सिपारे की, वो 30वें सिपारे की जो है वो वही आई थी पहले। तो ये कुरान के अंदर जो है वो बहरहाल ये फॉर्मेट क्यों है, बहरहाल इसकी हम बहस में नहीं जाते, मगर जिसने भी ये फॉर्मेट डिजाइन किया है, हमारी समझ में ये आया है कि सूरह बकरा बेसिकली प्रीएम्बल है कुरान का। उसके अंदर आप पहली आयत पढ़ते हो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो किताब आप पढ़ने जा रहे हो, इसमें जो है वो आप ईसाले सवाब के लिए भी इसको पढ़ते हो, नई घर खरीदते हो वहां पे बरकत के लिए भी इसको पढ़ते हो, आसेब वगैरह आ जाते हैं, जिन वगैरह आ जाते हैं, तो उस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सूरह बकरा पढ़ा करो, सूरह आले इमरान पढ़ा करो। इसको अल्लाह के नबी ने कहा है अज़-ज़हरा है, चमकती हुई सूरतें हैं, तो हम इसके लिए भी पढ़ते हैं। इसके बहुत सारे जो है वो मामलात हैं। ये शिफा भी है, यानी कुरान के अंदर बहरहाल आपको हर बीमारी की शिफा भी है। इसके अंदर हाई लेवल इंटेलेक्ट भी इन्वॉल्व हैं, कयामत तक के जो वाकयात आने वाले हैं उसके बारे में जो है वो बहरहाल इसके अंदर जो है वो वाकयात लिखे हुए हैं। मतलब ये फ्यूचर भी बताती है, पास्ट भी बताती है, हिस्ट्री की भी बुक है, वो एम्ब्रियोलॉजी की भी बुक है, और जो है वो गिजायत की भी बुक है। हर चीज जो है वो इसके अंदर जो है वो समझ, मगर अल्टीमेटली जो है वो इसका मकसद क्या है वो प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। हिदायत एक लंबी है, उसके ऊपर जो है वो अभी बातचीत नहीं करते। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अगर आपको ये जो है वो प्रीएम्बल कंट्रोल में नहीं आया तो कुरान में आप इधर उधर जो है वो सर्च ही करते रहो, बहरहाल बहुत सारी नॉलेज आपको अक्वायर हो जाएगी, मगर बेसिक पर्पज आपको अचीव नहीं होगा। तो प्रीएम्बल को आपको पहले पढ़ना चाहिए था, इसीलिए किसी ने कुरान की जो है वो ये तरतीब रखी हुई है कि भाई ये हुदल लिल मुत्तकीन का सबसे पहले जो है वो नारा लग जाए, या फिर एक ऐलान हो जाए, ताकि लोगों को पता हो कि इस किताब को पढ़ने की मेरी डायरेक्शन क्या है। इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ या कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी एक प्रीएम्बल होता है, उस प्रीएम्बल को पहले देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस किताब के अंदर हमें क्या मिलेगा। तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर प्रीएम्बल, इन एवरी लॉ यू मे फाइंड ऑन द फर्स्ट पेज द प्रीएम्बल ऑफ लॉ, जो कि इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ होता है। पाकिस्तान में भी ऐसे इटैलिक फॉन्ट में होता है, पूरी दुनिया में ये इटैलिक फॉन्ट में मिलेगा आपको, which actually tells us the purpose of the law। लॉ का पर्पस क्या है? द प्रीएम्बल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो ये है कि ये एक ऑर्डिनेंस है, कर दिया गया कि ये मार्शल लॉ के दौर के अंदर बना है। दूसरी बात ये कि इसका काम ये है कि इसने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट का मतलब समराइज करना, जमा करना। अमेंड करना, अमेंड का मतलब चेंज करना। लॉ को, कौन से लॉ को? इससे पहले कौन सा कानून था? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। तो ये जब कानून आया तो इसने कहा कि 1979 का लॉ बहुत बिखर चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, हम उसको क्या करना चाहते हैं? बिखरे हुए को यकजा या समराइज करना चाहते हैं, और जो पुराना हो चुका है उसको नया करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दाल लॉ से मुराद क्या है?
जो द लॉ लिखा हुआ है इससे मुराद क्या है? 1979 ऑर्डिनेंस। उसको क्या कर रहे हैं? उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं और अमेंड कर रहे हैं। और इसके अंदर आपको क्या चीजें मिलेंगी, यानी कि जो पुराना भी लॉ था और नया भी लॉ था, तो इसका रिलेशन क्या है, मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स लगाना। और फिर इसके अलावा इसमें कुछ मुताल्का बातें भी हैं, एंसिलरी देयर टू कनेक्टेड देयर विद, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुताल्का बातें, इससे रिलेटेड। तो एंसिलरी देयर टू और कनेक्टेड देयर विद, जिसको हम उर्दू में अक्सर और बेशतर जिम्नन भी कहते हैं। हमारा मेन मकसद जो है वो ये था आज की क्लास में कि हम आपको जो है वो सिलेबस के बारे में बताएं और जो है वो आपकी तैयारी के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। उसके अंदर जरा भी एजेंडा नहीं था कि ये अलिफ लाम मीम आपको सुनाऊं मैं। वो क्या थी? वो एंसिलरी और कनेक्टेड बात थी। वो एग्जाम्पल आपको दी, मुझे अंदाजा है आप सब लोगों को इसका जो है वो पता है, इदराक है, शऊर है कि भाई जो है वो कुरान का मकसद हिदायत है, मगर शायद इस अंदाज में शायद आपने कभी नहीं सुना हो, तो उससे आपको प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया। ये हमारी क्या थी? एंसिलरी और कनेक्टेड डिस्कशन थी। इनकम टैक्स लॉ में मेन मकसद ये है कि आपसे पैसे निकलवा लिए जाए। किस तरीके से? इनकम निकाली जाएगी, उसके ऊपर टैक्स का रेट लगा दिया जाएगा, पैसे निकलवा लिया जाए। मगर ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ कनेक्टेड बातें भी करनी पड़ेंगी। वो कनेक्टेड बातें मैंने आपके सिलेबस के लिए 5 डिजाइन की हैं। द लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रीएम्बल ये है कि ये एक ऑर्डिनेंस है। प्राइमरी पर्पस ऑफ द लॉ जो है वो ये है कि इनकम निकालो और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो। और इसके अलावा एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर ये है कि रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी, असेसमेंट और ऑडिट कैसे होंगे, रिकवरी तो पेनल्टीज कैसे होंगी, फिर अपील्स कौन सी होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी होगी। इसकी एक एग्जांपल सुनिएगा। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर ली, क्या आप आईकेप में अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलवा सकते हैं खाली क्लास में पढ़ाई कर ली तो? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप एग्जाम में अपियर हो। ठीक है ना? इसके लिए क्या जरूरी है? एग्जाम में अपियर हो। तो कोर ऑफ योर पढ़ाई वो ये है कि एग्जाम में अपियर हो जाओ। अब एग्जाम में जब अपियर हो गए, वहां पे खाली बैठे हुए हैं, तो बैठने के ऊपर जो है वो बहरहाल आपका काम हो जाएगा? नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर लेके उसके आंसर्स लिखने हैं। कहां पे? कॉपी के अंदर। तो कॉपी के अंदर आंसर्स लिख के जो है वो आप दे दीजिए एग्जामिनर को, तो फिर काम शुरू होगा। ऐसा ही होगा। तो इनकम टैक्स लॉ भी ऐसा ही है। मेन मकसद जो है वो इनकम टैक्स लॉ का, इतनी सारी पढ़ाई इधर उधर की बातें, अल्टीमेटली यही है कि इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स लगा देना। अब ये इनकम लगा निकाल के टैक्स लगा देना ये खाली इतना आसान नहीं है, इसके लिए रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइलिंग को आप ऐसे ताबीर कर लीजिए जैसे एग्जाम में आपकी कॉपी होती है। अच्छा, जो कॉपी आपने एग्जामिनर को दे दी तो पास हो जाओगे? क्या होगा? उसकी चेकिंग होगी। उसको कहते हैं असेसमेंट एंड ऑडिट। इनकम टैक्स लॉ में भी ये होता है कि इनकम निकाल के, टैक्स निकाल के, इसके ऊपर रिटर्न के अंदर इसको जो है वो फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद इसको हवाले कर दीजिएगा एफबीआर के। एफबीआर इसकी क्या करेगा? असेसमेंट एंड ऑडिट करेगा। फिर कॉपी के ऊपर क्या होता है जब उसकी चेकिंग हो जाती है? या तो दिया कह दिया जाता है मुबारक, या कह दिया जाता है ट्राई अगेन, वी लव यू बिकॉज ऑफ द रीजन वी वांट टू सी यू अगेन, प्लीज कम अगेन। ऐसा ही होता है ना? तो एक लड़की थी हमारी पुरानी शागिर्दा, अभी तो माशाल्लाह काफी आगे निकल गई है। तो वो जब भी फेल हो वो रोते रोते मेरे पास आ जाए, वो पूरा टिश्यू का बॉक्स जो है वो खत्म करे। ये हो गया ना वो हो गया। तो मैं उसको कहता था कि राबिया आप जो है वो माशाल्लाह जो है वो आपकी शक्ल इतनी खूबसूरत है, तो वो आपको आई के पे आपको बार बार बुलाना चाहता है, तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब उसको मैं तसल्ली देने के लिए, पता नहीं वो इसको कैसे समझती होगी, मगर मैंने इसको कहा कि भाई आपको जो है वो एग्जाम में जो है वो आपको बुलाना इसलिए चाहता है कि वो आपकी शक्ल बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा सर आपके अगर कोई ताल्लुकात हो तो मैं आपको बहुत बड़ी अपनी तस्वीर जो फ्रेम करके दे देती हूँ, आप उनको बोलेंगे वो रो वहां पे लगा ले, मगर मुझे ना बुलाएं। तो रोज उसको देखते रहे मगर मुझे ना बुलाएं। तो बहरहाल रोते रोते भी वो इतना एक्यूरेट जो है वो प्रॉम्प्टली आंसर, मैंने कहा वाकई इतना तेजी से तुमने आंसर दिया, तुम मेरी पक्की शागिर्द हो। जैसे मैं बोलता हूँ तुमने भी फौरन ऐसे ही आंसर दिया, इतना रैपिड आंसर जो है बहरहाल जो है वो रोते रोते भी तुमने दे दिया। तो उसने मुझे ये कहा था कि भाई मैं जो है वो तस्वीर दे देती हूँ, वहां पे आई कैप में आप अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उनको बोलिए कि उनको देखते रहे, मुझे ना बुलाया करें। तो आई कैप में भी यही होता है कि हम अपनी कॉपी जमा कराते हैं, तो अक्सर और बेशतर वो कहते हैं कि वापस आ जाइए। उस वापस का मामला जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है रिकवरीज एंड पेनल्टीज। वापस बुलाते हैं तो फ्री में थोड़ी बुलाते हैं, फिर फीसें भरो, हैं फिर फीसें भरो। और फीसें भरने के ऊपर बाद वक्त आप क्लास से भी दोबारा लेते हो, वो आपके ऊपर पेनल्टी है।
जुर्माना है सॉर्ट ऑफ, ऐसा ही है। फिर क्या होता है, फिर अल्टीमेटली ये होता है कि बाज औकात आप इससे मुत्तफिक नहीं होते कि भाई ये मैं गलत पे लवाऊं, तो आप कॉपी रीचेक कराते हो। कॉपी रीचेक करने का एक प्रोसीजर है आई कैप में, आप कॉपी रीचेक कराते हो, उसको कहते हैं बेसिकली अपील का प्रोसेस। इनकम टैक्स लॉ में भी ऐसा ही है। फिर आखिरी में यह होता है कि अपील के अंदर जाओ या बहरहाल कॉपी चेक कराने जाओ या किसी से भी इनकम टैक्स के अंदर बातचीत करो, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन से बंदे से मैं कौन सा जो है वो काम करूं। आपने अपनी कॉपी एग्जाम में सॉल्व कर ली, सॉल्व करने के बाद बेचारा वहां पे बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, वो गाड़ियों को पार्क करवा रहा है, उसको कॉपी दे के आ गए, वो कॉपी एक्सेप्ट होगी? आपको क्या करना है, जो इन्विजिलेटर जो है वो नजर आ रहा है उसको जो है वो दीजिए। आप शायद गार्ड को नहीं देते, आप कहते हो कि मैं मिसाल के तौर पे वहां पे जो डायरेक्टर एग्जामिनेशन है उसके हाथ में कॉपी देके जाऊंगा, नहीं वो भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कॉपी आपको किसको हैंड ओवर करनी है, इन्विजिलेटर को। इसी तरीके से इनकम टैक्स के निजाम में आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी रखनी है कि मुझे अपना रिटर्न किसके पास फाइल करना है, मुझे जो है वो अपनी अगर रिटर्न के ऊपर अपील होती है तो मुझे किससे डील करना है, जो मेरी असेसमेंट और ऑडिट करता है वो कौन करता है, ये सारी जान पहचान होनी चाहिए। इनकम टैक्स का प्राइमरी मकसद, यानी प्रीएम्बल से बताइए, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। इनकम टैक्स लॉ का प्राइमरी मकसद इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, यानी इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेना। इसके 5 एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर्स हैं, 5। रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट, रिकवरीज एंड पेनल्टीज, अपील्स, एडमिनिस्ट्रेशन। रिटर्न फाइलिंग टू मीन क्या, वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स की लाइबिलिटी गवर्नमेंट करोगे। असेसमेंट और ऑडिट क्या है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ योर रिटर्न, ठीक है ना। रिकवरीज एंड पेनल्टीज क्या, whatever the short paid whatever the short paid amount of taxes have been discovered during the course of the assessment or audit, उसको रिकवर करना। what is the appeal, अपील रीचेक नहीं, मतलब ऐसे बोलेंगे कि चैलेंज कर देना। किस चीज को चैलेंज कर देना, कि आपकी असेसमेंट गलत हुई है, ऐसा ही है। तो फाइनली क्या होगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी करनी चाहिए कि रिटर्न कहां फाइल होगा, असेसमेंट कौन करेगा और अपील किसके पास में कराने जाऊंगा, ऐसा ही है। तो ये 5 चीजों को क्या बोला मैंने, एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर। इस एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर को आप समझ लीजिए कि एक गुलदस्ता है, इसकी जड़ है नीचे की कौन सी, वो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो एक जड़ है, उसके ऊपर ये 5 जो है वो रुख से आप समझ लीजिए कि इसकी जो है वो एंसिलरी और कनेक्टेड मैटर का गुलदस्ता बन रहा है। रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट एंड ऑडिट, रिकवरीज एंड पेनल्टीज, अपील्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। तो ये जो है वो बहरहाल आज आपकी क्लास थी। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि सिलेबस के कितने अंदर कितने एरियाज हैं, 3 है कि 4 है, 3 एरियाज हैं। 3 एरियाज हैं, एक थ्योरी का है, एक इनकम टैक्स का है, एक सेल टैक्स का है। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई टैक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस है, तो इसके अंदर आपको एनालिटिकल स्किल्स और कोरिलेटिंग स्किल्स डेवलप करनी है। तीसरे नंबर पे हमने एक्ट और ऑर्डिनेंस का जो है वो फर्क पढ़ा, ऐसा ही था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ा, और फिर इसके बाद हमने एक्ट और ऑर्डिनेंस का फर्क पढ़ा, और फिर आखिर में हमने प्रीएम्बल को पढ़ा। तो आप ऐसा करिएगा कि इसकी एक फाइल बनाइए, उसको एक फाइल में लगाइए, ये हैंड आउट आपके पास बढ़ते रहेंगे, और इसके साथ साथ आप किताब अरेंज कर लीजिएगा। अगली क्लास में हमें किताब की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करेंगे।